आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अष्टक वर्ग से हम शुभ अशुभ घटनाएं जानेंगे। हमारे जीवन में आने वाले समय में कौन सी घटना शुभ या अशुभ कब घटेगी, उसे हम किस तरह से देखेंगे, निकालेंगे, वो हम उस आज अध्ययन करेंगे। फिर हमारे पास आज का टॉपिक है आयों का फल। उसको हम देखेंगे, आय किस तरह से निकालना है, ऋण किस तरह से निकालना है। तो फिर हम वास्तु में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक जो है वो अष्टवर्ग से हम जानेंगे शुभ अशुभ घटनाएं। ये ज्योतिष का टॉपिक है और हम उसे जान सकते हैं अष्टवर्ग से कि हमारे जीवन में आने वाले दिनों में कौन सी अच्छी घटनाएं कब घटित होगी या कौन सी बुरी घटनाएं कब घटित होगी, उसे हम किस तरह से निकाल पाते हैं वो हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। ये जो है ज्योतिष का पार्ट है। तो हमें क्या करना, पहले हमारे ये शुभ अशुभ समय को हमें जानना है। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, मान लो हमें अशुभ समय जानना है, तो अशुभ समय के लिए शनि को, राहु, केतु और मंगल को देखा जाता है। ये एक ग्रहों से हमें अशुभ फल मिलते हैं, ये अशुभ ग्रह है। तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं शनि से। मान लो तो समुदाय अष्टवर्ग हमें देखना है पहले निकाल के। तो सर्वप्रथम क्या करना है कि लग्न से आपको देखना है। लग्न से आप देखते जाइए, शनि जिस भाव में बैठा है उस भाव तक आपको जितने भी बिंदु अंदर मिले हैं, जैसे पहले भाव में जो भी पॉइंट है, जो भी बिंदु है वो लेना है। दूसरे भाव में जो है, तीसरे भाव में, यानी जहां पर भी शनि बैठा हुआ है वहां तक लेना है, हमें टोटल करना है सारे के सारे बिंदुओं का, जितने भाव है उसमें टोटल करने के बाद वो जो योग आता है उसको हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। जो भी योग आया, ये एक फॉर्मूला है उसकी। तो हम यहाँ अभी शनि का एग्जांपल ले रहे हैं, उसी तरह हम राहु का भी ले सकते हैं, मंगल का भी ले सकते हैं और केतु का भी ले सकते हैं अशुभ घटनाओं के लिए। तो हम यहाँ शनि की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो लग्न से देखें आपके चार्ट में कि शनि कहाँ बैठा है, कौन से भाव में है। फिर आप समुदाय अष्टक वर्ग में देखिए कि लग्न से शनि जिस भाव तक बैठा है उस भाव तक जितने भी पॉइंट है जो हमने समुदाय अष्टक वर्ग में देखी, किसी में 30 है, किसी में 32 है, किसी में 20 है, तो सबका योग करना है। फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। फिर जो भी गुणाकार आता है उसको 27 से भागना है। ये एक फॉर्मूला है। फिर जो संख्या आई वो आपकी उम्र आती है, आयु आती है आपकी, जो भी आप डिवाइडेड करके फिर लास्ट में जो बचेगा वो आपकी आयु का वर्ष आता है और वह अशुभ फल देता है। उस वर्ष में आपको परेशानी होगी, अशुभ फल मिलेगा। तो ये हमने देखा लग्न से शनि तक। इसी तरह आप शनि से लग्न तक देखना है। फिर शनि जहां पर बैठा है वहां से आप लग्न तक जितने भी पॉइंट है, जितने भी भाव है, जितने पॉइंट है उसको योग करें, आप टोटल करें। उसी प्रकार हम मंगल को भी देखेंगे, लग्न से मंगल और मंगल से लग्न। फिर राहु, लग्न से राहु और राहु से लग्न, इसे हम देखेंगे अशुभ के लिए। शुभ के लिए हम गुरु को देखेंगे, लग्न से गुरु कहां बैठा है टोटल करें। फिर गुरु से लग्न, इसे हम टोटल करेंगे। फिर मल्टीप्लाई 7 करेंगे और डिवाइडेड बाय 27 करेंगे। तो ये शुभाशुभ फल जानने के लिए ये इस तरह से निकाले जाते हैं। जी राकेश जी। सर, राहु, केतु और शनि देखना है या मंगल भी देखना है? मंगल भी देखना है, चारों अशुभ माने गए हैं वैदिक में। तो सर सन को अशुभ नहीं माना गया, वो भी तो हार्ड ग्रह है। नहीं, सन जो है अशुभ नहीं है, बड़ा क्रूर जरूर है। अच्छा, तो यहाँ जो सब राहु, केतु, शनि और मंगल, 4 ग्रह को अशुभ के लिए देखना है और शुभ के लिए हमें गुरु को देखना है। सर जो लग्न से शनि देखेंगे
तो जो उसका टोटल करके 7 का गुणा करके 27 का भाग देगा, जो आएगा वो हमारी उम्र होगी। हाँ जी, वो हम एग्जाम्पल देखते हैं अभी। हाँ, मैं आपको बताता हूँ यहाँ। ये आपको एक चार्ट में आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, उसको आप देखिए। हमारे पास एक कुंडली है, एग्जाम्पल कुंडली लेते हैं, फिर आप अपने भी ले सकते हैं और किसी की भी कुंडली ले सकते हैं। जी पहले सर। आपने कुंडली बना ली, वो आपकी होगी लग्न कुंडली, बराबर, जिसे जी सर। जी सर। राशि चार्ट भी कहते हैं, बराबर। राशि चार्ट से हमें देखना है या लग्न चार्ट से देखना है, ठीक है। तो ये स्क्रीन विजिबल है ना आपको? जी सर, हर हाँ सर, दिख रहा है सर। हाँ, ये देखिए, तो हमारे पास ये एक कुंडली है, लग्न कुंडली है, ठीक है। जी। कर्क लग्न की कुंडली है ये। 4 5 ये राशियां, ये प्लानेट बैठे हुए हैं, ठीक है। ये ये हमारे पास एक चार्ट है। फिर हमने उसका समुदाय अष्टवर्ग निकाला, यहाँ देखिए, ये यहाँ पे। तो लग्न में 32 है, जो कि यहाँ लिखा हुआ रहता है, जो समुदाय अष्टवर्ग में। मैंने यहाँ आपको अलग करके दिखाया है यहाँ पे। ये समुदाय अष्टवर्ग की कुंडली बना ली हमने। जैसे ये लग्न में 32 पॉइंट है ना, यहाँ देखिए। जी सर। हाँ, तो एक्चुअली 32 पॉइंट यहाँ लिखे हुए रहते हैं, मगर आपको इजी हो समझ में, इसलिए मैंने ये कुंडली अलग बना ली समुदाय ठीक है की। सर। हाँ, ये लग्न में 32 है ना, तो ये मान के 32 यहाँ लिखा हुआ है 32। ये 31 है, तो 31 जी। दूसरे भाव में है, ठीक है। तो जी। अभी हमें क्या करना है कि हम शनि को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जी। हमारे भविष्य में आने वाले दिनों में कौन से साल मुझे तकलीफ आएगी या कौन सा साल मेरा दुख भरा होगा, वो हम देखेंगे। तो यहां देखिए आप, हम यहां से शनि को देखेंगे। शनि कहां पर है? तो पहले भाव से आप चलते जाइए, शनि कहां है ये देखिए आप। ये यहाँ पे देखिए, शनि 10वें भाव में है। जी सर। जी सर। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तक जो है ना, जितने भी पॉइंट है वो हम टोटल करेंगे। यानी लग्न में पहला भाव में कितना? 32। जी सर। दूसरे भाव में 31, 31, 31, 30। 30। ये सबका योग करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये जी सर। 32 31 30, यहाँ देखिए मैंने यहाँ टोटल किया है। जी सर। 32 31 30। फिर चौथे भाव में 21 21। फिर 21 है 5वें भाव में, तो हमने यहाँ 21 लिया, बराबर। जी सर। छठे में 30 है, 30। 7वें में 24, तो यहाँ हमने 24 लिया। 8वें में 29 29, तो हमने 29 लिया यहाँ। 9वें भाव में 27, तो हमने यहाँ 27 लिया। और 10वें भाव में शनि खुद बैठा, तो 10वें भाव तक ही हमें लेना है। तो 10वें भाव में कितना? 28, तो ये 28। अभी ये सबका हमें टोटल करना है, यानी 1 से लेके 10 तक जितने भी ये अंक है ना, ये योग है, ये बिंदु, जितने पॉइंट है सबका टोटल करें आप। सबका आप टोटल करोगे ना, तो 273 आएगा, 273, जी सर। बराबर। जी सर। इसको हमें क्या करना है, जो भी यहाँ योग आता है उसको हमें मल्टीप्लाई 7 करना है, गुना करना है 7 से। तो यहाँ हमें किया 273 मल्टीप्लाई 7 करोगे जी। तो 1911 आएंगे टोटल, 1911, बराबर है। ये इसमें समझ में आया। अभी इसको हमें 27 से भागना है। तो 19111 यानी 1911 डिवाइडेड बाय 27 आप करोगे ना, तो ये 70.77 आएगा। आप डिवाइडेड करोगे ना जी, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये आगे जो है ना, पॉइंट के आगे वो वर्ष है, 70 वर्ष। ये जिसकी भी कुंडली है उसको 70वें वर्ष, और पीछे जो है महीना है 0.7, 7वें महीने में, यानी 70वें साल 7वें महीने में इस बंदे को कष्ट आएगा। इसमें सर ये इसकी इतनी उम्र रही या कष्ट आएगा, क्या मतलब हुआ सर? इसकी उम्र होगी तो ये साल कष्ट आएगा, उम्र रहेगी नहीं रहेगी वो देखने का अलग तरीका है, मगर ठीक है। यदि उम्र रहेगी तो 70वें साल 7वें महीने में इस बंदे को दिक्कतें आएगी, काफी तकलीफ होने वाली है, कष्टमय ये उसका साल जाने वाला है 71 वाला, क्योंकि 70 साल हो चुके हैं, 7वें महीने में दिक्कत है, यानी 70 से फिर 71वां जो साल है उसमें भी 7वें महीने में ज्यादा दिक्कत आएगी उसको। तो ये सर 70 साल मतलब 69 के बाद 70वें साल में 7वां महीना, या 70 पूरा होकर 7वां महीना? 70वें में 7वां महीना नहीं, जैसे मेरी उम्र 69 साल है, अब माना कल से 70वीं साल शुरू हो रही है। हाँ, तो 70वें साल में बैठ गया आपका 70वां साल आज से मान लो जी। तो 70वें साल में जो 7वां महीना आएगा
उसमें आपको दिक्कत आएगी, कहने का तात्पर्य। ऐसा तो नहीं है सर 70 पूरे होने के बाद 71वें साल में ये महीने वाली बात आएगी, महीना जो आगे दे रहे हैं 70.77। सर वो 7 दिन भी हो सकते हैं ना आगे के, 7वां महीना और 7 दिन। हाँ 70, देखिए राकेश जी, या आप, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ या आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा कहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं सर स्पष्टीकरण पूछ रहा हूँ सर। ये देखिए 70 साल, ये साल हो गए, यानी 70 साल हमारे पूरे हो गए और 7वां महीना ऊपर का ये, ठीक है। तो 71 ईयर हुआ ना। तो 70 साल पूरे हो गए, इसका मतलब मैं 71वीं में चल रहा हूँ तब की बात है ये। हाँ 70वें साल 7वें महीने में, 70 साल हो चुके हैं आपको और 7वां महीना है। हाँ तो 70 साल पूरे हो गए तो 71वें में चल रहे हैं ना फिर हम। हाँ जी, वही बता रहा हूँ मैं आपको, 70 साल 7वां महीना। 70 साल पूरे होकर 71वें साल के 7वें महीने में। जी 70 साल हो गए आपको और बाद में 7वें महीने में, यानी जो आप कह रहे हैं वो सही है, 71 में जो 7वां महीना है उसमें। 71वें साल के 7वें महीने में हाँ, मतलब ये हुआ। तो हाँ उसको आप कंफ्यूज न करके सीधे सीधे ये आप समझे, 70 साल हो चुके हैं, 70वें साल और 7 महीना, 70 साल 7 महीने का मतलब ये हुआ कि आपके 70 साल हो चुके हैं और 7वें महीने में उसके बाद आपको दिक्कत है ये। तो सर 70वें साल नहीं बोला जाएगा, 71वें साल में ये महीना 5वां हुआ 7वां नहीं, हुआ। 71 को आप बीच में नहीं डालिए। अच्छा 70 साल 7वें महीने में कहा इस तरह से जाता है, 70 साल 7वां महीना। जैसे किसी की आयु होती है 15 साल 30 महीने 3 महीने, तो जी 16वां साल जब भले हम कहने में कहेंगे मगर बोलने में ये आएगा 15 साल और 3 महीने इसको हुए हैं ऐसा। ठीक है सर। हाँ तो ये 70 साल 7वें महीने में इसको दिक्कत आएगी, 70 पूरा हो चुका है और उसके बाद जो ठीक। 7वां महीना आएगा उसमें। सीधी सी बात, आप जो कह रहे हैं वो सही है एक तरफ से कि 71वें साल में 7वें महीने में दिक्कत आएगी, तो सर कोई बात हो गई। जैसे सर ये तो 0.100 की वैल्यू है, वो महीने 12 हुए, तो अगर 100 में 12 का भाग दे दें तो 12 × 96 8 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब अगर हम डेसिमल पॉइंट, ये तो जो हिसाब लगा वो आपके 0.77 100 डिजिट का रहा सब ये हिसाब। तो हाँ ये पॉइंट वाला जो है ना ये महीना है, ये साल है, आप इसका डिवाइडेड करोगे ना। नहीं सर मैं और बात कर रहा हाँ, हूँ, अभी भी इसमें तो करके- एक में 100 की वैल्यू है, मतलब एक का हम डेसिमल पॉइंट बनाएंगे तो 100 आएगा। उतने डीप इसमें में हमारे महीने 12 हुए। अरे साहब जी उतने डीप में क्यों जाते हो, हमें कोई कैलकुलेशन अभी नहीं करना है उतना। आप सीधा इसका डिवाइडेड करो, इतना टाइम आएगा वो आप चला लो, वो फिर वो मैथमेटिक्स में आप चले नहीं जाइए, अच्छा सर ठीक है सर। उसमें फिर काफी टाइम लग जाएगा राकेश जी। सर वो जो राकेश जी है ना, वो पिछली क्लास के हमारी बात कर रहे थे कि हम जब भी वो 7 था ना, जो 5 से आगे जो हाँ, भी कैलकुलेशन होगा तो उसका हम एक करते थे। आई थिंक मुझे लग रहा है उनका वही थोड़ा सा हाँ मगर कहीं ना होगा, क्योंकि 7 हो रहा है ना, तो उनका कहना ये है कि ये एक एक हो हो जाएगा। जाएगा, मतलब ये 71 हो जाएगा नहीं वो, एक्चुअल में। नहीं वो हाँ नहीं है, हाँ ये हाँ, सीधा यहाँ महीना दिखा रहा है पीछे का। ओके। जैसे मैथमेटिक्स हम जाएंगे ना, यहाँ 5 से ज्यादा होगा ना, ये पहला पॉइंट वो तो 6 हो जाता है फिर यहाँ। जी 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 5 के बाद जो होता है ना वो हमने सीखा है स्कूल में, मगर यहाँ वो नहीं है, यहाँ वो नहीं देखना है। ये पॉइंट के बाद जो आया वो महीना है, आगे का साल है। इस तरह से उसको ठीक है आप सर। सिंपल रहने दीजिए आप अभी। हाँ आगे जो है 70 मास, यानी कि इसमें भी लिखा है इस व्यक्ति के 70 वर्ष 7वें मास में कष्ट आएगा, यानी 70 पूरे हो चुके फिर जो 7वां महीना है उसमें। जी सर। तो ये हमने कैसे लिया, लग्न से शनि तक, उसी प्रकार हम शनि से लग्न तक भी लेंगे, तो उसे भी हम जी इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। शनि 10वें भाव में है, लग्न तक। 28 29 35 32 जोड़ देंगे चारों ये। हाँ तो टोटल करो आप कितना आता है, पेन पेंसिल है ना। है सर, मैं जो मेरे पे कैलकुलेटर है। हाँ तो आप 28 29 35 और 124 हुआ 32, ना? सब लोग कीजिए ताकि प्रैक्टिस हो। ये सब इसका टोटल हुआ 124। बराबर 124 हुआ ना। इसको इंटू 7 कर देते हैं हाँ जी, तो आया 868। 8, इसको अभी और 27 से हम भागेंगे। अब 27 से भाग दे देते हैं तो ये आया साहब 32.9
14। बराबर है। तो जी 32 साल इस व्यक्ति को हम पढ़ेंगे जी किस तरह से, 32 साल और पहले महीने में उसके बाद की ठीक है सर। 32 वर्ष उसको कंप्लीट हो चुके हैं, हम्म, उसके बाद जो है पहले मास में इसको कष्ट आएगा। यानी आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में 33वें वर्ष जो चालू होगा उसके पहले जी महीने में उसको दिक्कत आएगी। जी सर, जी सर, बराबर है। जी सर। आपका कहने का तात्पर्य है, तो हम इस तरह से निकालेंगे अष्टवर्ग से पीड़ा जो है। उसी तरह जहां राहु बैठा है वहां आप कैलकुलेशन करोगे ना, जी तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा किस तरह से हमें करना है। फिर मंगल का हम देखेंगे। मैंने सारे प्लैनेट यहाँ नहीं लिए, ये एग्जाम्पल मैंने आपको शनि का बताया है कि हम लग्न से शनि, शनि से लग्न, इसी तरह लग्न से राहु, राहु से लग्न, लग्न से मंगल, मंगल से लग्न, इस तरह से आप तो करोगे सर ना तो इसमें सर कुछ ये इसमें सर कुछ ये बताएंगे कि शनि के समय में किस टाइप के कष्ट आएंगे, और राहु में कैसे कष्ट आएंगे, और केतु में कैसे आएंगे, मंगल में कैसे आएंगे? वो प्लानेट के हिसाब से है। फिर आपकी दशा भी कैसी चलती है उस समय, कौन से प्लानेट की अच्छा दशा चल रही है। शनि है तो शनि का जो कारक तत्व है वो हिसाब से, शनि का काम क्या होता है, कोई भी काम आपको डिले करना है, संघर्ष ज्यादा करवाना है। मंगल है तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, खून से रिलेटेड बीमारी भी हो सकती है। वो दशा कैसी चल रही है आपकी, कौन सा भाव फिर क्या दे रहा है वो भी देखना है। मगर जी सर। उससे रिलेटेड राहु है तो राहु अपने हिसाब से वो बीमारी देगा, बीमारी है तो, या उस तरह के आपको काम देगा, या उस तरह से आपको कहीं फंसा देगा। जी तो जो प्लानेट है उस साल उस तरह की आपको दिक्कतें आएंगी। शनि है तो आपको हो सकता है कोई काम हो न हो पाए, या डिले हो, या इस तरह से जो भी अच्छा सर, अगर ये दिक्कत बड़ा रहेगा उस सैटर्न, समय। सर ये सैटर्न अगर दूसरे तीसरे भाव में है, हाँ जी। तो लग्न से दूसरे तीसरे भाव में होने से क्या मतलब अल्पायु को भी दिखा सकता है, या अल्पायु में ना छोटी ना उम्र में बहुत ज्यादा कष्ट आ सकता है? नहीं, वैसा नहीं है, अल्प आयु को नहीं दिखाएगा वो। अभी अच्छा दूसरे भाव में है तो लग्न का और दूसरे भाव का, या लग्न का मानो कि 32 है और दूसरे भाव में 31 है, दोनों का योग करेंगे हम। जी मान लो दूसरे भाव में शनि है, या मान लो दूसरे भाव में मंगल है, या देखिए यहाँ तो है ना मंगल ही है दूसरे भाव जी में। जी जी जी। हाँ, तो दोनों का आप योग करें, 31 और 32, 31 करें ये रहा ये 63 इंटू 7, 7 ये हो गया 441 डिवाइडेड बाई 27, बराबर। ये हो गया सर 16.33, 16.33। हाँ, तो 16 साल और ऊपर तीसरा जो महीना आएगा उस समय इस लड़के को या जिसका भी चार्ट है उसको दिक्कतें आई होगी उस समय। अच्छा बराबर है। वो मंगल से रिलेटेड भी हो सकती है, या एक्सीडेंट हुआ हो, कहीं ऊपर से गिरा हो, छोटा बच्चा हो उस समय, या इस खून की कोई बीमारी हो, या कोई फ्रैक्चर हुआ हो, टूटा हो पैरा, एक्सीडेंट हुआ हो, जी सर। इस तरह से भी हो सकता है उस समय। फिर आप वहां से मंगल को, मंगल आप वहां से गिनिए, सेकंड दूसरे भाव में है ना, दूसरा जी तीसरा चौथा लग्न का आप गिनिए मंगल का, हाँ, उस तरह आप गिन सकते हैं। फिर केतु तीसरे में, वहां से आप गिन सकते हैं। हम्म, हाँ, तो राहु जो है वो 9वें भाव में है तो लग्न से राहु आप गिनिए, फिर राहु से लग्न तक आप गिनिए, उसका टोटल लगाइए। वो साल उस महीने में उसको दिक्कतें आएगी उस प्लैनेट से रिलेटेड। जी सर। अभी उससे भी थोड़ा आपको डीप में जाना है तो मानो यहाँ 32 साल आया ना, इस एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन में है। जी सर, 32 साल 1 माह। बराबर है। तो उस समय आप जाके देख लीजिए चार्ट में कि कौन सी दशा चल रही है, या अंतर दशा चल रही है, महादशा चल रही है। हाँ, और कहीं इसी प्लानिट की तो नहीं चल रही है, आप और आगे जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो प्लानिट आपको और क्या दे रहा है। मान लो हो सकते है शनि की दशा चले, अंतर दशा चले, या शनि किसका नक्षत्र लोड हो सकता है, या जिस प्लानिट की दशा चल रही है उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो सकती है, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। जब आप उसको थोड़ा डीप में स्टडी करोगे ना पता चलेगा। या मोटे मोटे तौर पे हम जान सकते हैं इस साल इसका कष्ट में जाएगा। जी सर। समझे आप, इसको आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। आपके पास कोई चार्ट आता है उसको आप इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। चारों प्लैनेट नेगेटिव ले लो, उसी तरह पॉजिटिव कौन सी घटना अच्छी घटने वाली है वो आप देख लीजिए। तो हम गुरु गुरु को लेंगे उस समय। देखिए बहुत कुछ हम कर सकते हैं इससे। आपकी दशाएं कुछ और बता रही है, मान लो कि बहुत अच्छा दशा है दिखा रही है आपकी,
इसकी बात करें तो ये 16 साल का जो हम ये हमने देखा ना अभी 12 कौन से साल मंगल का आपने अभी जी निकाला था, जी जी 16 साल का दिखाया था। बराबर। अभी 16 साल में मान को उनकी दशा बहुत अच्छी चल रही है, एक बात मैं जनरली बता रहा हूँ। हाँ, मगर यहाँ ये योग भी दिखा रहा है कि उसका एक्सीडेंट हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, या कुछ इस तरह की ब्लड की बीमारी भी हो सकती है, बराबर। तो इसे भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि जो प्लानेट है वो अपना जो गुणधर्म है, अपना जो कारतत्व है, जो नेचुरल, वो उसका रंग तो दिखाएगा ही, चाहे आपकी दशाएं कितनी अच्छी बुरी क्यों ना हो, मगर इसका रंग वो प्लानेट अपना तो वो दिखाएगा ही। जैसे मान लो आपका शादी का योग नहीं दिखा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे, गुरु शादी का कारक है माना जाता है गुरु को, तो सातवें भाव का सब लोग भले गुरु है एस पर केपी हम जैसे करते हैं, बराबर, मगर वो दिखा नहीं रहा है, मगर वो उसका जो नेचुरल जो कारतत्व क्या है, बच्चा भी वो दे सकता है। जैसे समझो बच्चा नहीं दे रहा है, इसमें चाहे आपको योग नहीं दिखा रहा है, प्रॉमिस नहीं दिखा रहा है, मान लो कि पांचवा भाव का सब लोग, मगर वो गुरु है, तो बच्चा हो सकता है, प्रॉमिस ना हो तो हुए भी, क्योंकि उसका नेचुरल जो कारतत्व वो ही है, वो तो थोड़ी छोड़ेगा वो। तो ये बात हमें याद रखनी है। तो ये भी आप उसके साथ साथ इसको भी आप मैच कर सकते हैं, थोड़ा डीप में आपको जाना है तो मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं, मगर आप और थोड़ा आगे जाकर देख सकते हैं, मोटे मोटे तौर पे आप ऐसा देख सकते हो इसको। ये हम गुरु की बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए जैसे, तो गुरु कहाँ है यहाँ, तो हमें अच्छी घटना जाननी है कि इसके जीवन में कब अच्छा होगा, कौन सा साल इसका अच्छा होगा, उसको हमें जानना है। तो देखिए गुरु दूसरे भाव में है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ है ना, तो हम क्या करेंगे, लग्न और दूसरे भाव में है तो दोनों का योग करेंगे, तो 32 + 31 जो हमने अभी किया राकेश जी सर 63 आया ना टोटल, डिवाइडेड मल्टीप्लाई 7 तो 441, तो 441 डिवाइडेड बाय 27, तो आपने 16.3 बताया ना। जी सर। तो यहाँ उस साल शुभ घटना अच्छी घटना भी घटेगी, और मंगल का आया तो अशुभ भी दिखा रहा था, पता है आपको, ये दोनों साथ है। हाँ समझ गया मैं, वही पूछने वाला था साहब मैं। हाँ, तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे उसको कुछ बीमारी हो गई, एक बात माने बहुत डेंजर या बहुत ही हालत खराब है, मगर वो रिकवर हो जाएगा साथ साथ में, क्योंकि गुरु पॉजिटिव दिखा रहा है यहाँ। समझ में पाया आपने? जी सर जी सर। मान लो उसका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है, हम मान के चले, मगर उसी समय गुरु क्या दिखा रहा है, देखिए मंगल भी 16 साल 3 महीने दिखा रहा है, गुरु भी दिखा रहा है, तो गुरु का ब्लेसिंग साथ है, जो भी होगा उसको वो उससे बाहर निकाल देगा, बचा लेगा, उस कष्ट से उसको बाहर निकाल देगा। समझे आप? फिर हम गुरु से लग्न तक देखेंगे, अभी हमने देखा लग्न से गुरु, अभी हम देखेंगे गुरु से लग्न, तो वो मंगल का भी साथ में निकल जाएगा, आपका अशुभ भी निकल जाएगा, शुभ भी निकल जाएगा, मंगल भी दूसरे भाव में है ना। जी सर। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि गुरु से हम लग्न तक काउंट करेंगे। यहाँ देखिए, ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये दिख रहा है आपको? जी सर। तो यहाँ देखिए गुरु जो दूसरे भाव में है, तब गुरु से हम ये पूरा टोटल करेंगे लग्न तक। तो गुरु में देखिए पहले भाव दूसरे भाव में है ना गुरु, तो दूसरे में 31 30 इस तरह से हमने यहाँ लिया पूरा 31 30 21 21, तो देखिए 21 21 पांचवें भाव में, छठे में 30 है तो हमने यहाँ 30 लिया, सातवें भाव में 24 है हमने यहाँ 24 लिया, इस तरह से 29 27 28 ये लग्न तक पूरा हमें लेना है। तो ये लग्न तक हमने पूरे टोटल लिए दूसरे भाव से पूरा लेते गए हम, इन सब का हमें टोटल करना है। तो आ गया 337 राकेश जी। जी सर जी सर। 337 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो आ गया 2359 2359 को डिवाइडेड करेंगे हम 27 से, तो आएगा 87.37 87 ईयर्स और तीसरा महीना। तो इस व्यक्ति के 87 वर्ष और 30वें मास में शुभ घटना घटेगी यदि ये बंदा जीवित हो तो। और साथ साथ में मंगल का भी देखोगे ना, तो मंगल भी साथ में ही चल रहा है, मंगल का भी सेम होगा ना। सेम होगा मंगल का भी सर। तो उस समय उसको दिक्कतें भी आएगी, फिर से गुरु यहाँ उसको
उसमें से बाहर निकाल देगा, जो भी घटना घटित होगी नेगेटिव उसमें से। यानी इस तरह गुरु उसके साथ रहेगा इस साल 87 और ऊपर तीसरे महीने में जो अशुभ घटना जो भी घटने वाली है तो गुरु उसे फिर सपोर्ट करके बचा लेगा, या गुरु के सानिध्य में इसको दिक्कतें काफी कम आएगी उस समय। ये पॉजिटिव हो गया, तो इसे हम पॉजिटिव भी देख सकते हैं। तो इस तरह समुदाय अष्टवर्ग से हम शुभ और अशुभ घटनाएं जान सकते हैं। मैं सर इस जगह एक क्वेश्चन अलग से पूछना चाहता हूँ, आदेश दें तो पूछ लूँ सर। हाँ जी पूछिए। जी, जैसे गुरु को विवाह का कारक है और ये तो सही है, लेकिन अगर गुरु 7वें हाउस को देख रहा है तो वो विवाह को सक्सेस नहीं होने देता या दिक्कतें करता है, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा है सर? वो तो आप फिर नहीं वैदिक, बस हाँ वैदिक भी आ गया और लाल भी आ गई, क्योंकि गुरु की दृष्टि है ना वहाँ। जी हाँ, जी जी जी, वही मतलब था मेरा। गुरु यूं देखा तो गुरु वैराग्य का कारक भी है। जी सर। उस तरह से बर्ताव करोगे तो आप जो है गुरु बन जाओगे, गुरु की तरह बन जाओगे, अच्छा। तो वहां आपको दिक्कतें आ सकती हैं अच्छा। गृहस्थी में। जैसे अपने बच्चों को खाना नहीं है और आप गांव को खिला रहे हैं, सब कुछ बांट रहे हैं, तो वहां दिक्कतें आती है। आपने गुरु का जो कैरेक्टर है वो अपने अंदर ले लिया है, और अच्छा। गुरु कभी किसको नुकसान नहीं होने देता है, सबको मदद करता है, ये इस तरह से। अच्छा अच्छा। दिक्कतें कब आती हैं? आपको गृहस्थी में रहना है, गुरु को गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी का जी बुरा करता नहीं है, चाहे संतान न होती हो, शादी न होती हो, सब करवा देगा। जी सर। अच्छा और शादी में रह के फिर आप गुरु बनते हो अच्छा। तो संसार कैसे चलेगा? दिक्कतें यहाँ आती है और कुछ नहीं है। हाँ, फिर वो लाल किताब में चले जाओगे तो पूरा लंबा टॉपिक है वो, थोड़ा किस तरह से देखना है, कैसे देखना है। मगर इस तरह से गुरु की दृष्टि होने से लग्न जीवन में कुछ लोग कहते हैं बाधा आती है, या थोड़ा लग्न जो जीवन है अनबैलेंस रहता है, तो इस तरह से होता है और कुछ नहीं है। जैसे शनि की दृष्टि पड़ गई तो वो लेट होता है, लग्न जीवन थोड़ा लेट होती है उसकी शादी वगैरह जो भी है, जो शनि की दृष्टि है तो वहां वो रोक थोड़ा डिले करता है शनि। तो ये आपको समझ में आ गया, शुभ अशुभ घटनाएं हम किस तरह से निकालेंगे। जी सर। जी सर जी। ठीक है, तो आगे बढ़े। यस सर। अब हम चलते हैं, अब हमारा यहाँ जो ज्योतिष का जो टॉपिक था, एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक था, वो यहाँ हम पूरा होता है यहाँ से। अभी हमारा आगे का सफर जो होगा वो वास्तु पे हम चलेंगे। अभी वास्तु पे चलेंगे, उसकी शुरुआत जो अभी हम करते हैं आयादी सूत्र से। आयादी सूत्र जो होते हैं उसमें क्या होता है कि हम आय, ऋण, वार, अंश ये सब निकालते हैं, नक्षत्र, योग होता है, फिर आपके जो मकान होता है उसकी आयु किस तरह से निकालते हैं, ये मकान कितने साल रहेगा, तो ये सब निकालने के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने सूत्र हैं, इसे आयादी सूत्र कहा गया है। ये एक फॉर्मूला है, ये शास्त्रोक्त है, हजारों सालों से हैं, हमें हमारे गुरुजनों ने दिए हैं ये जो सूत्र है। तो ये सूत्र है जो, तो उसके माध्यम से हम किसी भी भवन की या कोई भी चीज है उसकी शुभ लंबाई, शुभ चौड़ाई निकाल सकते हैं। चाहे वो फिर वो प्लॉट भी हो सकता है, आपका कमरा, एक कमरा भी हो सकता है, कोई फर्नीचर भी हो सकता है, वो आपकी खिड़की भी हो सकती है, आपका मकान भी हो सकता है। तो उसका हम किस तरह से आयादी के जो 9 सूत्र हैं उसका हम उपयोग करते हैं, और पहले 9 सूत्र का उपयोग किया करते थे। अभी आज के समय में हम 3 से 4 सूत्रों का उपयोग करके भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, क्योंकि सबके सब सूत्र का इस परिस्थिति में उपयोग करना शायद हमारे लिए अशक्य हो, न कर पाए, मगर हम जो जरूरी है इस जीवन के लिए, जो अभी हम जो जीते हैं जिस परिस्थिति में, उसमें 2-3 सूत्र का प्रयोग करना अति आवश्यक है, वो देखना जरूरी है। वास्तु का पहला नियम ही ये है। तो ये जो है 9 सूत्र कौन से हैं? पहले देखिए, आयामी का पहला जो सूत्र है वो आय यानी हमारे इनकम, वो किस तरह से निकालते हैं उसका एक अपना सूत्र है। दूसरा है वार यानी हमारे पास शनिवार, रविवार, 7 वार होते हैं ना, इसलिए वार को निकालना है, कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ है। फिर अंश आता है, फिर द्रव्य, फिर ऋण यानी कर्जा,
फिर नक्षत्र को हम देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तिथि 15 तिथियां हैं हमारे पास, तो कौन सी तिथि शुभ अशुभ वो देखते हैं। फिर योग और आयु। आयु का यह अर्थ है आपका जो मकान की जो बात कर रहे हैं उस मकान की आयु कितनी होगी, उसको हम किस तरह से निकालेंगे वो हम देखेंगे। तो ये 9 सूत्र है। इनमें से ज्यादा से हमें देखना है आयु, आय और ऋण, हमारे इनकम और हमारा खर्चा, क्या ये बैलेंस में है, क्या वो कम होगा या ज्यादा होगा, हमारा जो घर है उसको लेके वो हम पहले देखेंगे। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ सारे सूत्र, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर्मूले में आपको एक बार दिखा देता हूँ सारे के सारे, मगर हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे सिर्फ आय का और ऋण का। ये आपको स्क्रीन विजिबल है, आप फोटो में निकाल सकते हैं, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो यहाँ देखिए ये जो है ना ये सूत्र आयान सूत्र है। ये पहला सूत्र आय का है। आय का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल गुना 9 भाग्य यानी डिवाइडेड 8। जो बाकी जो बचेगा शेष वो आपका आय रहेगी, जो बाकी रिमाइंडर जो बचेगा ना शेष वो आय रहेगी। यानी उसको मैंने सिंपली इस तरह से दिखाई दी। क्षेत्रफल हम निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। राकेश जी जी सर। तो ये क्षेत्रफल हो गया, उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे जी सर और 8 से भागेंगे, उसको डिवाइडेड करेंगे जो भी आएगा उसको। फिर जो रिमाइंडर बचेगा शेष बचेगा वो आपकी आय रहेगी। ये सूत्र है। उसी तरह वार का भी सूत्र है, क्षेत्रफल इंटू 9 डिवाइडेड बाय 7, शेष बचा वो आपका वार आ गया। वार को किस तरह से देखते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर अंश है, तो क्षेत्रफल इंटू 6 डिवाइडेड बाय 9, ये आपका शेष बचा वो अंश आएगा। इसका जिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे, द्रव्य का भी नहीं करेंगे ज्यादा। क्षेत्रफल इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12, ये शेष जो बचा वो द्रव्य रहे। फिर ऋण यानी हमारा कर्जा, उसको किस तरह से देखेंगे, तो हमारा जो क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल आता है, उसको 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से भागेंगे। फिर जो शेष बचेगा वो आपका ऋण होगा। उसी तरह नक्षत्र को हम निकालेंगे, क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 27 नक्षत्र होते हैं ना हमारे, उससे हम डिवाइडेड करेंगे तो जो शेष बचेगा वो नक्षत्र रहेगा। उसी तरह तिथियां हैं, तो क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 8 और तिथियां हमारे पास 15 होती है, तो 15 से हम उसको डिवाइडेड करेंगे भागेंगे, तो जो शेष बचेगा वो तिथि होगी। फिर योग, क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 27, जो शेष बचा वो योग होगा। फिर आयु यानी उस मकान की आयु जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका जो हमने क्षेत्रफल जिसका लिया है उस मकान की बात करें, उसकी आयु कितनी होगी वो जानना है हमें। तो ये क्षेत्रफल जो आया लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल आया, उसको हम 8 से गुनेंगे और साल कितनी हमने लिए 120 साल। हमारे देखिए हम जब दशा देखते हैं ना, महादशा अंतरदशा, तो विषमोत्तरी दशा जो है उसमें 120 साल लिए हुए हैं, तो यहाँ 120 से हम उसको भागेंगे, तो इसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उतना साल इस मकान की आयु रहेगी। तो ये फॉर्मूले हैं 9। मगर हम यहाँ जो प्रयोग करेंगे अभी वास्तु में, एक आय निकालेंगे और ऋण निकालेंगे। उसमें तिथियां भी आप ले सकते हैं, वो हमें गृह प्रवेश में या पाया विधि में काम आते हैं। बाकी ये पहले हमें ये दो तो खास देखना है, इससे हम अपनी आय निकाल सकते हैं और ऋण निकाल सकते हैं। उससे हम जान सकते हैं कि ये घर में जिस भवन में बनाने जा रहा हूं नया, या जिस घर में मैं रहता हूं, उसका आप इस फॉर्मूले के तहत अपनी आय निकालें, अपना ऋण निकालें। उसके बाद फिर क्या करना है मैं आपको बताता हूं, आगे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इसे। स्क्रीन विजिबल है ना आपको? जी सर। हाँ, तो एक प्लॉट है मान के चलें, यानी एक प्लॉट, यानी प्लॉट का भी आप ले सकते हो और कंस्ट्रक्शन एरिया का भी आप ले सकते हैं। यहाँ हमने एक फ्लैट है, मान लो हम इस तरह चलते हैं, एक फ्लैट है, उसकी लंबाई जो है 45 है, चौड़ाई 25 फुट है, ये बराबर है, इतना क्लियर है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। राकेश जी तो हम जी सर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर। 45 इंटू 25
तो जी कितना सर। आया 1125। जी सर। अभी हमारा सूत्र क्या है, क्षेत्रफल गुना 9 भाग्या 8, यानी क्षेत्रफल इंटू 9 डिवाइडेड बाय 8। ये फॉर्मूला है हमारा, आयादी फॉर्मूला। तो क्षेत्रफल कितना है आपका 1125, उसको जी हमने सर। 9 से गुना करना है, तो हमने 9 से गुना किया। 1125 गुना 9 कितना आया 10,125, बराबर। जी सर। जी सर। आप साथ साथ में करते भी आए हैं अमोल जी, हाँ पंकज जी। ये जी सर। 10,125 हमारा फॉर्मूला क्या है, फिर उसको हम 9 से भागेंगे, डिवाइडेड करेंगे। तो आप इसको 9 से डिवाइडेड करोगे ना, तो 1265.6 आएगा, 625। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, ये पॉइंट के बाद का जो पहला जो फिगर है ना वो लेना है यहाँ। तो ये 6 आ गया, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर आप उसको डिवाइडेड अच्छी तरह से कर लीजिए, आपके घर का जो भी है वो, हाँ, या केवल भी आपके पास जो भी चार्ट आता है, जितनी लंबाई चौड़े जो भी है वो आप कर लीजिए। तो हमें यहाँ क्या लेना है, ये पॉइंट है ना, ये ध्यान में रखें, पॉइंट के बाद की जो पहली फिगर है वो हमें सिर्फ यहाँ लेनी है। तो यहाँ 6 है, तो आपकी आय कितनी हो गई, 6 हो गई। इतना क्लियर, समझ में आ जी। गया सबको। जी। तो देखिए जनरली जो होता है ना, जी सर। एवरेज जो होता है, आय और ऋण दोनों बराबर होनी चाहिए उस घर में, वो एवरेज घर रहेगा। आपके इनकम भी आ रही है और खर्चा भी हो रहा है, थोड़ा बचत भी होगा, अच्छा रहेगा। ये एवरेज सिनारियो है। आय इक्वल टू ऋण दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ आय 6 है, तो आप जब ऋण निकालोगे ना उसकी फॉर्मूला से, तो उसकी ऋण भी 6 आनी चाहिए। तो वो घर आपको सुख शांति देगा, आराम से चैन से जीने देगा। ठीक है, तो यदि ऋण ज्यादा है तो क्या होगा, आपकी आय, मानो कि यहाँ ऋण आय 6 है और ऋण 7 हो गया या ऋण 8 आ गया, जब हम निकालेंगे तब तो क्या होगा, तो आपकी आय कम है और खर्चा ज्यादा है, सर बराबर। वो जो 6 है वो रिमाइंडर है ना सर उसका? हाँ, रिमाइंडर है जो तो जो वहां पे 6 मतलब 6 है, तो मतलब सर उसका रिमाइंडर अभी मैंने चेक किया तो वो 5 दिखा रहा है। वो हाँ 5 5, आएगा, बराबर, वो राइट, हाँ 5 बराबर। आएगा। आप जब हाँ हमारे देसी तरह से वो करोगे ना डिवाइडेड, तो हाँ हाँ। वो 5 आता है। तो उस ओके। तरह से ही आपको करना है, उसमें जो भी आता है ना वो आपको यहाँ लिखना है। ये मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है। जी सर। आपको जब उस तरह से आप करोगे ना डिवाइडेड इसको 8 से, तो रिमाइंडर के नीचे बचेगा ना एकदम शेष रिमाइंडर, वो जो है वो वहां 5 बचेगा। तो जो आता है उस तरह से आपको लेना है। ये कैलकुलेटर से लिया हुआ है, तो यहाँ 6 आएगा। तो ये हमने डायरेक्टली यहाँ लिया हुआ, तो जाने ये एक एग्जाम्पल है। तो उस तरह से जो भी आएगा वो आपको, जो शेष नीचे बचता है वो हमें लेना है। क्लियर। जी सर। तो उसी तरह हम वार को भी देखेंगे, वार की भी इसी तरह गणना करेंगे जो हमने फॉर्मूला लगाया है। तो मान लो फिर वार नीचे शेष 1 बचा, मान लो रिमाइंडर, तो 1 यानी रविवार, 2 बचा तो सोमवार। इस प्रकार 7 साल के वार है हमारे पास, गणना करेंगे हम, बराबर है। तो फिर उसमें ग्रह देखो कौन सा है, पहला आया रविवार, तो रविवार का स्वामी कौन है, रविवार का स्वामी कौन है राकेश जी? सूर्य है सर। हाँ, और मंगल का? मंगल का तो मंगल ही है सर। शनिवार का शनि। तो ये जो वार आते हैं रविवार, मंगलवार, शनिवार, यानी जी। शेष रविवार यानी एक बचेगा तो शेष जी सर। जी सर। 3 बचेगा तो हम मंगलवार समझेंगे, जी सर। और शेष रिमाइंडर 7 आया तो हम समझेंगे कि ये शनिवार है। जी सर। जी सर। ये 3 जो है 1 3 7 यानी रवि मंगल शनि, ये शुभ नहीं है। ये दिन आए तो ये शुभ नहीं है। जी। इस तरह से वार निकालेंगे। जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है। तो इस तरह से हम लंबाई चौड़ाई से आय भी निकालेंगे, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे ऋण का। हम यहाँ 2 ही ज्यादातर देखेंगे, फिर द्रव्य का भी हम देखते हैं, उसी तरह नक्षत्र को भी हम देखते हैं, हाँ, और तिथियां भी लेते हैं। 15 तिथियां है ना हमारे पास, तो उसमें तो फिक्स दिया हुआ ही है, जो चौथी तिथि है, 9वीं और 14वीं, ये शुभ नहीं है। यानी चौथ, नौम और चौदशी हम कहते हैं, वो शुभ नहीं होती हैं, जो जिसे रिक्ता तिथि कहा गया है। तो उस 3 तिथियों में आपको कोई शुभ काम नहीं करना है। हाँ, यानी शेष 4 बचे, शेष 9 बचे और शेष 14 बचे, डिवाइडेड, आप हम डिवाइडेड करोगे ना उसके बाद,
तो 4 यानी चौथी तिथि आ गई, 9 यानी जी नौवीं सर। तिथि, और 14 यानी 14 तिथि, ये 3 तिथि आती है तो वो अशुभ है। तो आप लंबाई चौड़ाई से भी ये निकाल सकते हैं। उसी तरह हम नक्षत्र को भी देखेंगे, उसकी जो फॉर्मूला है वो आप कीजिए उस पर, तो उसके नक्षत्र भी आएंगे, कौन से शुभ है कौन से अशुभ है। हाँ, इस तरह से हम द्रव्यों को भी देख सकते हैं। तो जितने सूत्र वो आप लगा सकते हैं। फिर हम आयु का भी विचार कर सकते हैं इसमें। तो हमें मेनली क्या देखना है, आय और ऋण को महत्व देना है, और नक्षत्र को आप देख सकते हैं, और रिक्ता तिथि को भी देखते हैं। 3-4 चीजें आप ध्यान में रखें, मगर मेनली आपको आय और ऋण देखना है। पहले आप प्लॉट का आय और ऋण निकालें। आपका प्लॉट यदि नीचे आपका घर है तो पहले प्लॉट का आय और ऋण निकालें। उसके बाद जितना कंस्ट्रक्शन एरिया जो आप बना रहे हैं उसका अलग से निकालें। दोनों का अच्छी तरह से निकालना जरूरी है। दो में से एक भी निकाला और एक नहीं निकाला और उसमें गड़बड़ा गया तो भी दिक्कतें आ सकती हैं। फिर अगर सर आय बात- और ऋण का आय और ऋण का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है तो रोड साइड पे कुछ 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 फुट जगह छोड़ी जा सकती है, उसके बाद लगा सकते हैं अपना दीवार। हाँ, वो हम आगे देखते हैं, उसको कम ज्यादा अच्छा। किया जा सकता है, या गैलरी किसकी खुली है तो उसको कवर कर दें आप, वो आपको कम ज्यादा करना है फिर वहां पे। अच्छा। और आय और ऋण को एटलीस्ट बैलेंस में लाना है। आय बढ़ सके तो अच्छी बात है, नहीं तो दोनों को बैलेंस में लाना है। ऋण ज्यादा है तो आपको किस तरह सेटिंग करना है, कोई बालकनी को कटना यानी कम करना है या कवर करना है, इस तरह से आपको देखना है वहां। इसके एक यही फॉर्मूला है उसका, और कुछ नहीं है। तो आगे हम चलते हैं। अब हम आय पे बात करेंगे खास, पहले खास हम जो है आय पे और ऋण पे बात करेंगे। जो आय जो है ना, आय भी हम निकालेंगे ना, वो भी 9 प्रकार की होती है, सॉरी 8 प्रकार की आय होती है, वो भी अलग अलग। उसको हम विस्तार से देखेंगे। उसका सूत्र आपको मालूम है, क्षेत्रफल इंटू 9 डिवाइडेड बाय 8। तो जो शेष क्रम बचता है, किसी में 1 बचेगा, किसी में 2 बचेगा, बैलेंस जो नीचे शेष है, हाँ, किसी में 3 बचेगा। तो उसके अलग अलग मायने हैं साहब। एक है तो उसे हम ध्वज कहेंगे, जो रिमाइंडर 1 बचा ना आय में, उसे हम ध्वज कहेंगे, ध्वज। दूसरा है तो धूम्र, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तीसरा है तो वो सिंह है। टोटल 8 आएंगे रिमाइंडर। उसमें पहला जो रिमाइंडर आया, अभी हमने देखा ना, यहाँ आपने एग्जाम्पल में 6 आया रिमाइंडर। उसी तरह से किसी का 2 भी आ सकता है, किसी का रिमाइंडर 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो जो इसके 8 अलग अलग उसके मायने हैं। यदि रिमाइंडर 1 आता है यानी आय आपकी 1 है तो वो ध्वज आय कहलाएगी। ध्वज यानी फ्लैग। हाँ जी। और धूम्र, दूसरा 2 रिमाइंडर आया तो धूम्र, तीसरा आया तो सिंह, चौथा आया तो श्वान यानी कुत्ता, पांचवा आया तो गो यानी गाय, छठा आया तो खर, राकेश जी, हाँ, खर खर माने गधा। जी, 7 यानी गज, जी। हाथी, हाथी, जी सर। 8वां वायस, उसे काक भी कहते हैं, कौवा। जी। ये 8 प्रकार हो गए 8 के, ठीक है। हम्म। तो इनमें जो है थोड़ा डीप में गए तो विषम संख्या के जो आय होते हैं ना, विषम यानी विषम जी। कौन से होंगे, 1, 1, 3, 5 5 और और 7। 7, इसे शुभ कहा गया है। विषम संख्या वाले आय जो होते हैं वो शुभ है। और सम संख्या है 2, 4, 6, 8 यानी धूम्र, श्वान, खर और गज। तो ये इसे मनुष्य के लिए सामान्यतः मनुष्यों में इसको गृह निर्माण में इसे अशुभ माना गया है। ये शौक और दुख देते हैं। देखिए ये भी समझना जरूरी है। वो तो हम ऋण और उसका देख लेंगे, प्लस माइनस कम ज्यादा क्या है,
मगर इसमें भी थोड़ा आपको आगे जाके समझना है। जो आपकी जो आय आती है 1, 3, 5, 7 वो शुभ है, वो आपको घर में सुख शांति समृद्धि देगी। मगर जो आय जिसका जो बैलेंस जो रिमाइंडर जिसका जो आय जो है वो 2, 4, 6, 8 है, यानी सम है, तो वो आपको तकलीफें दुख देने वाली होगी। वो ये समझ में आया आपको? जी सर। तो इससे भी हमें ध्यान में रखना है। अभी यहां आपने मान लो आपकी आय 2 आ गई, मान के चलें, या 4 आ गई, आपके घर की आय 4 है, ठीक है, और आप खुद आचार्य हैं, आपने सब कुछ वहां लगा दिया, जितने भी पट्टियां थी लगा दी, जितने बल्ब लगाने थे लगा दिए, जितने वास्तु उपाय करने थे आपने वहां कर दिए, सब कुछ कर दिया, तो आप सब जानकार जानते हैं, फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो, और पड़ेगा भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि यदि आप यहाँ, हमने ये पाए में यानी बेस शुरुआत में यहाँ गलती हो गई है हमारी, तो इसका दुख खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। ये जो आय है 4 नंबर की, 6 नंबर की, 8 नंबर की, हमें दुख दर्द तकलीफ तो देगी ही देगी, चाहे कोई भी उपाय आप कर लेना। तो अगर ये सब जैसे शुरुआत में इसका उसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है जी। अगर सर हाउस का कोई पार्ट हमने रेंट पे दे दिया है बाहर वाला, तो वो वो कट उतना हो छोड़ जाएगा, वो छोड़ छोड़, कर हाँ छोड़ना पड़ेगा, वो कट हो गया, वो आपके हिस्से में नहीं है, कोई भुगत रहा है उसको, अच्छा वो पार्ट आपका उतना कम हो गया, वहां से वहां आपको काउंट नहीं करना है। अच्छा। सर उस पे फिर उपाय क्या है सर, उसको हम बढ़ा सकते हैं ना? हाँ, कम ज्यादा आप करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। ओके। उस तो अधिक कैसे होगा, कम कैसे होगा सर? कहीं बालकनी खुली आपने कवर कर दी, कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर आ गए, या आपने थोड़ा सा बाहर से, नीचे आपका घर है थोड़ा बाहर, इस तरह से आप सेट कीजिए। आपको आय बढ़ानी है या जिस तरह से आप कैलकुलेशन कीजिए, तो थोड़ा बाहर निकाल दिया, थोड़ा शेड निकाल दिया, उसको कवर कर दिया, तो 1, 2 फुट 3 फुट जितना भी हो, जो हिसाब से आपको शुभ आय आती है वो हिसाब से आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। पर सर उसको अगर बढ़ाना है तो वैसे कौन से भी हम दीवार को ये कर सकते हैं क्या उसमें, हाँ, अगर कौन कोई सा भी भी एरिया? कोई भी दीवार को आप बढ़ा सकते हैं। लंबाई चौड़ाई आपकी जो है शुभ आनी चाहिए, क्षेत्रफल जो निकालेंगे। क्योंकि ये सर मैंने क्यों पूछा, क्योंकि क्या होता है कि अगर फिर से वो ईशान्य कोण या फिर से वो मतलब अगर हमने नैऋत्य कोण में कुछ बढ़ा दिया तो फिर से वो वास्तु स्टार्ट हो जाता है फिर, मतलब वहां पे हेवी होना ज्यादा या कम होना हाँ नुकसानदायक। हाँ, वो आप हाँ हाँ। अपने हिसाब से वास्तु के नियम जो है वो आप देख लीजिए, हम्म। कहाँ सूट हो रहा है, किस तरह सूट हो रहा है, बराबर है। अभी हो सकता है अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, आप उत्तर में थोड़ा बढ़ाना पड़ रहा है मान लो, हाँ हाँ। तो आप वहां बढ़ा सकते हैं। ओके। तो वहां जो नुकसान होगा उससे ज्यादा फायदा आपको यहाँ होगा, क्योंकि आय को आप बैलेंस कर लोगे, यानी शुभ आय में आप लेके आओगे, तो उसका फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। सर जैसे दो भाई हैं और मकान की दीवार बीच की जॉइंट में है, तो आधी आधी कैलकुलेशन करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे? आधी आधी होगी ना, आधा आप यूज कर रहे हो, आधा वो यूज कर रहे हैं, तो जितना आप यूज कर रहे हैं वो आपके हक में है, उसका आप गिनिए, उनका वो गिनेंगे, बीच में दीवार तो हो गई ना। जी। हाँ, तो वो आपके हिस्से में जितना है, या जो भाई जितना भुगत रहा है जितना उसके हिस्से में है, वो आप काउंट करें, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई चौड़ाई। नहीं सर, जैसे बीच की दीवार 18 इंच मोटी है, वो शामिलात में है, तो 9 9 इंच रहेगी दोनों तरफ से। हाँ जी, अच्छा। 4 इंच की है तो 2 2 इंच पकड़ लीजिए। अगर सर वाइफ के नाम पे अगर फ्लैट रहेगा तो हाँ, उसका फिर कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा ना, उसके हिसाब से उसको आय वो सूट हो रही कि नहीं वो देखना पड़ेगा, उस हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा वो। नहीं नहीं, आय तो आप चाहे वाइफ के नाम से हो चाहे आपके नाम से हो, आय निकालने का तरीका तो एक ही है, लंबाई जी। चौड़े आपको करना है, उससे वो मतलब नहीं है आपकी वाइफ के नाम से, आपके नाम से है या मदर के नाम से है, वो नहीं है। वो तो जब आप कंस्ट्रक्शन वो पूरा आप प्लान बनाओगे ना घर में, उसके उसमें देखा जाएगा कि किसको कौन सी दिशा किस तरह से सूट कर रही है।
यहाँ तो आय और ऋण सिर्फ इतना देखना है, उस मकान का कंस्ट्रक्शन जो एरिया आपने बनाया है, लंबाई चौड़ाई, उसकी आय क्या आती है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो वो अगर आपको फायदा देगा, फिर आप उसमें वास्तु करें ना करें। यदि आय गलत है, 2, 4, 6, 8 है और उसमें भी ऋण ज्यादा है, तो उसमें आपको कोई नहीं बचा सकता है, वो घर को बेचना ही है आपको और दूसरी जगह पे चले जाइए, उसकी रेमेडी। ठीक है। जी सर। तो इसमें अपने अपने जो ये आय है ना, ध्वज से जो हमने शुभ जिसे कहे हैं ना, वो ध्वज जो आय है सभी प्रकार के आवासों के लिए शुभ माना गया है। ध्वज आय यानी एक, जिसका रिमाइंडर एक आता है ना, वो सबके लिए शुभ है, वो सबके लिए अच्छी है, ये माना गया है। 1, 3, 5, 7 ये अच्छे ही हैं, मगर एक विशेष रूप से सबके लिए अच्छे हैं। उसी तरह वृष जो है, सिंह तथा गज आयों का विचार जो है वो पहले देखिए संदूक बनाया करते थे हम, संदूक बनाते थे ना, पेटी बनती थी कपड़े या कुछ रखने के लिए, सब लकड़ी की पेटी बनाया करते थे ना। जी सर। की उसके लिए उसका प्रयोग ज्यादा होता था। वृष जो है ना, वृष सिंह तथा गज का, और गुफा बनाने में इसका प्रयोग हुआ जाता था। फिर कपड़े का तंबू वगैरह है उसके लिए इसका प्रयोग हुआ होता था। फिर किला जो होता था ना, उसकी जो दीवारें बनती थी, जेल बनती थी, ये इसका मेजरमेंट होता था। जेल वगैरह होती है ना, आज भी आप जेल वगैरह बनाना है तो सिंह तथा गज या वृष में उसके मेजरमेंट से बनाए, यानी वो रिमाइंडर आपका आता है तो वो उसमें आपको सफलता मिलती है उस जेल में भी। और गज गज आय जो है उसका प्रयोग ज्यादातर कुआं बनाते थे, पहले बावड़ी खोदते थे, बनाते थे, उसकी मेजरमेंट हुआ करती थी। एक तालाब बनाना है तो कैसे बनाना है, कितना बाय कितना का तालाब होना चाहिए। हाँ, तालाब, कुआं, पानी की टंकी, ये जो है गज आय से बनती है। आज भी आप समझ लो अंडरग्राउंड टांकी बना रहे हैं तो गज आय से बनाए। आप ओवरहेड टंकी आप बना रहे हैं तो गज आय से बनाए। गज आय यानी कौन सा नंबर का हो गया राकेश जी, कितना डिवाइडेड है? सर 7 नंबर है सर। 7 नंबर। तो आय में आपका जो रिमाइंडर 7 आए, उस तरह से उस टांकी का मेजरमेंट रखें आप। उससे तो आप कम ज्यादा कर सकते हो ना लेंथ इन में। हाँ, तो वो करने में रिमाइंडर 7 आना चाहिए पीछे बाद में, तो वो उसमें आपको वो अच्छी है, आपके लिए सबके लिए अच्छा रहेगा वो पानी की टंकी में। फिर जो सिंह आय होती है कौन से नंबर की राकेश जी? ये सर 3 नंबर की है। हाँ, तो उसका जो यूज कहाँ होता था, पहले राजा महाराज होते उसकी जो सिंहासन होते थे ना, बैठने की गद्दी, जी उसके लिए हुआ करता था। आसन, बैठने का जो सिंहासन है। 3 नंबर की। जी। जी सर। आज भी आपकी गादी जो है ना बैठने की, आपकी कुर्सी के, उसके ऊपर आप कॉटन का या डनलॉप वगैरह का गादी का माप जो है इस तरह से आप बनाए, या आपकी जो ऑफिस है जहाँ आप बैठ के काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसकी जो चेयर के ऊपर आप गद्दी है ना वो डाले इस सिंह आय की, और फिर देखिए क्या फर्क पड़ता है आपको। अच्छा। फिर आपका जो बेड है, खाट, पलंग, गद्दा हमारा जो होता है, हम बनाते हैं ना गद्दा रूम का या डनलॉप का, उसकी आय भी आप सिंह देखिए, उसके लिए वो शुभ है। जिसको नींद नहीं आती है, चाहे कि कोई भी बीमारी हो, लोग कहते हैं इसका चंद्रमा खराब है या इसको ये हो गया, उसकी सिर्फ गद्दी या बेड जो है उसका गज आय का बना के उसको सुलाए उसके ऊपर, और फिर देखिए उसकी जो चादर आती है उस 6-3 की या इस तरह से सिंगल डबल बेड की आती है चादरें बिछाने के ऊपर, उसकी भी आप देखिए लंबाई चौड़ाई लेके गज आय का है तो वहां वो सुख उसको बहुत ही अच्छा मिलेगा। पलंग का सुख, बेड का सुख, नींद है या जो भी है।
चादर है, गद्दा है, बिछोना है, खाट है, पलंग है, ये गज आय का होना चाहिए। हर एक आय का अपना अपना महत्व है। सब बहुत बड़ी चीज है, कोई नहीं सिखाता है हमें वास्तु में, ये चीजें कौन सिखाता है? 3 लाख में आपने सीखी है राकेश जी? मुझे नहीं बताइए। सीखे सर। तो यही तो बेस है, यही तो फाउंडेशन है, बाकी तो उसके ऊपर होगा सब। अभी तो हमें कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, तो कौन सी लेंथ विड्थ होनी चाहिए वो हम देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन तो बाद में होगा, वास्तु दोस्त तो बाद में आएगा। कोई कोना कट है, कोई लंबा है, चौड़ा है, वो तो सब बाद में होगा। पहले किस माप से हमें अपना प्लॉट लेना है या घर बनाना है, ये तो समझना है। फिर अंदर फर्नीचर बनाना है। आपकी खिड़की है तो किस आय की होनी चाहिए, आपका पलंग है तो किस आय का होना चाहिए, आपके ऑफिस के अंदर आपकी चेयर है तो वो किस आय की होनी चाहिए, ये सब हमें देखना है। आपके घर के अंदर पानी की टंकी है, अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड, वो किस मेजरमेंट की होनी चाहिए। इतना सब कुछ तो दिया हुआ है सब यहाँ वास्तु में, और वो कोई सिखाता नहीं है। फिर वृष जो आय होती है, उसका जो माप होता है वो भोजन पात्र के लिए होता है। पहले जो भोजन का पात्र जो है ना, पत्ते से बना करते, भले आज वो हमारे यहाँ प्रचलित हो ना हो, मगर कहने का तात्पर्य ये, तो हर एक के लिए इस तरह से माप है। फिर आपकी चिमनी है, रसोई घर है, फिर जो वस्त्र निर्माण की जो फैक्ट्रियां हैं, उसके लिए धूम रहा है 2 नंबर, उसके दो वो होना चाहिए। अब फिर उसमें ईसाई और मुसलमान जाति के जो लोग हैं, उस धर्म को जो मानने वाले हैं, उनके कुछ मत ऐसा है, उनके लिए स्वान आय जो होती है वो उसके लिए उपयुक्त है, उनके लिए अच्छी है। फिर कोई बिजनेसमैन है, व्यापारी है, उसका यदि आप मकान बनाते हो, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट, आप वास्तुशास्त्री हैं, उसका आप मकान बनाते हो, जो व्यापारी है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कंपनी का मालिक है या बहुत बड़ा व्यापारी है, तो उसका जो आय है वो खर होना चाहिए। कौन सा नंबर है खर राकेश जी? 6 नंबर सर। तो उनका जो है वो खर आय से बनाना चाहिए आपको। आपके पास कोई बड़े व्यापारी का आता है, भाई मेरा बंगला बनाना है, तो आपको खर आय का प्रयोग करना चाहिए वहां पे, तो उसको काफी सफलता मिलेगी वहां। फिर झोपड़ी वगैरह बनानी है छोटी सी, तो वहां काक यानी काक आय का प्रयोग होता है। अब छोटी झोपड़ी काम बनती है, जब कंस्ट्रक्शन साइट चालू होते हैं वहां भी झोपड़ी बनाते हैं, छोटी छोटी पत्थर की शेड बना के 8, 10, 15, 20 जितने भी लोग हैं, जितनी साइट वो हिसाब से बनता है। टेम्पररी बनते हैं ना शुरुआत में, तो वॉचमैन की खोली बनती है, वहाँ एक रूम बनता है वॉचमैन का है, फिर 8-10 लेबर के रूम बनते हैं। तो ये काक से बनाने हैं आपको, ताकि वो लोग सफलतापूर्वक आनंद पूर्वक वहां रह सकें। ये सर झोपड़ी काय की बनानी चाहिए? वो कौन सी आएगी सर? काक 8वां। अच्छा, कोआ कोआ। हुआ सर ये रिमाइंडर 8 जो बचना चाहिए, बस रिमाइंडर 8। इसे सर जो झोपड़ी बनाएंगे तो अंदर का स्पेस काउंट करेंगे या मैं दीवारों पे काउंट करेंगे? अरे वहाँ पक्की दीवारें तो होती नहीं है ना साहब, ये तो या तो आप पत्रे के बना देंगे या एक एच भी बना, आप भले अंदर से ले लें या बाहर से ले लें। अच्छा रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, अच्छा। सॉरी 8 आना चाहिए। 8 है ना? 8। प्लीज अनम्यूट करें। तो झोपड़ी के लिए काक है। फिर नगर निर्माण होते हैं, देखिए बड़ी बड़ी सोसाइटियां बनती है ना, पहले नगर बनते थे, राजा अपने अपने नगर बनाते थे पहले जी। बड़े बड़े जो सोसाइटियां बनती हैं 4-4 एकड़, 10-10 एकड़, 20-20 एकड़ में जो बड़े बड़े बिल्डर बनाते हैं ना, कॉलोनी पूरी, तो वहां पे वृष, सिंह तथा ध्वज आयों का प्रयोग होना चाहिए। वृष, सिंह और खर। आपके पास बहुत बड़ी कॉलोनी का ऑर्डर है, मान लो वास्तु के लिए आपके पास आए हैं,
बहुत बड़े बिल्डर हैं और उसको बहुत बड़ी कॉलोनी बनानी है, वहाँ 200 400 500 घर है, 3-4 एकड़ या 10 एकड़ में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वहां पे आप रोज सिंह या ध्वज आय का प्रयोग करोगे। पहले प्लॉट का, फिर कंस्ट्रक्शन एरिया किस तरह से क्या क्या है वो आप देखोगे। जैसे अस्तबल होता है ना घोड़े के लिए, ऐसे गज के लिए भी होता है गजशाला। हाथी खाना होता है सर। हाँ, गजशाला कहते हैं। हाँ, गजशाला करते हैं। तो गज आय में वो बनानी चाहिए, अथवा ध्वज आय में भी बन सकता है। ठीक है, वो तो हमारे काम का नहीं है, हम बनाते नहीं है। हम, आपके पास ऑर्डर आ गया कोई बनाने का तो आप जरूर बनाइएगा, मगर बहुत कम चांसेस अभी रहे हैं। फिर पशुशाला, वो अभी चलता है, गौशाला वगैरह बनती है ना अभी, पशुशाला गौशाला, उसमें वृष और ध्वज आय का प्रयोग हम कर सकते हैं। देखिए टोटल 1 से 8 आय है। जैसे ब्रश से ब्रश आए तो कोई आपने लिखवाई नहीं है सर। 1 नंबर ध्वज, दूसरी धूम्र, तीसरी सिंह, चौथी श्वान, 5वीं काऊ, 6ठी गधा, 7वीं हाथी, 8वीं कोआ। वृष लिखवाई नहीं है। 8 ही तो लिखवाई है सब, 8 में यही नाम है हाँ, सर। 8 ही है ना। ये गौ में होगा, ये वृष जो है ना, वृष यानी अच्छा, दूसरी राशि का कौन सा सिंबल है? वृष है ना, गाय, बैल। अच्छा। उसमें वो है, तो उसमें इसका प्रयोग करना चाहिए हमें गौशाला ठीक है में। सर। तो गौशाला है ना, तो गौ आप लिख, वृष के बदले में गौ लिख सकते हैं वहाँ। और ठीक ध्वज है आए, सर। ध्वज आए, तो गौशाला उसी से बनती है, उसी मेजरमेंट से बनाओगे। गौशाला है या पशुशाला जो बनती है वो इस से बनेगी। अच्छा सर, अगर अगर प्लॉट का साइज फ्रूटफुल ना हो और अंदर का कंस्ट्रक्शन फ्रूटफुल हिसाब से बनाया जाए तो क्या पोजीशन बनेगी सर? तो आप प्लॉट को थोड़ा कम ज्यादा कर दीजिए ना। प्लॉट को आप थोड़ा कम ज्यादा कर दीजिए, दीवार वहां से बनेगी। बाहर जो है वो कच्ची सी दीवार, तार वगैरह आप वो फेंसिंग कर सकते हैं उसका। समझे आप राकेश जी? जी सर। किसी बड़े अधिकारी हैं आपके पास, कोई नेता है, कोई बड़ा अधिकारी है, उसकी जो आपको चेयर वगैरह बनाना है, गादी वगैरह, तो वो उसका सिंहासन जिसे हम कहेंगे, वो सिंह आय से आप बनाए। कोई नेता कहता है मुझे इलेक्शन लड़ना है राकेश जी, उसको पता है जी कि सर। ये वास्तुशास्त्री भी है, ज्योतिषाचार्य भी है, जाऊंगा तो मेरा कुछ भला होगा, कुछ रास्ता दिखाएंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसकी जो चेयर है ना, जिसे हम सिंहासन कहते हैं, हाँ, वो सिर्फ सिंह आय में बना के उसको दे दीजिए। बोले उसको सिर्फ आप इतना बोले, इतने बाय इतने का आप चेयर बनाइए और आप यहाँ पे बैठ जाइए। उसको जी। उसको आप एक शुभ दिशा निकाल के दे दीजिए, जो अष्टवक्र से हम निकालते हैं, शुभ अशुभ दिशा है, फिर उस दिशा में उसको आप बिठा दीजिए। उसको वो इलेक्शन जीतना ही है। आप आपके ऑफिस के अंदर भी इसका प्रयोग करें। जो भी लोग हैं, मुझे आप सुन रहे हो, आप जहाँ बैठते हो पूरा दिन, तो आपकी जो चेयर के ऊपर जो सीट होती है ना, बैठते हैं, या बनवा लीजिए इतने। सर हाइट का तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं? अरे हाइट का नहीं है, लंबाई चौड़ाई का पूरा खेल है ये। उस हिसाब से आप गद्दी रुई की या डनलॉप की बना के अपने चेयर पे रखें और फिर उसका कमाल देखिए। सर ये क्या सिंह आई की मतलब सभी बना सकते हैं? जैसे आपने अभी कहा कि ये पॉलिटिशियन या अच्छे अफसर्स के लिए है, ऑफिसर्स के लिए, तो हम लोगों पे भी वर्किंग करेगा ये सिंह आई की? हाँ, आप भी कर सकते हैं। नहीं मतलब हमारे सर, लिए, नहीं हमारे लिए सिंह आई बेटर रहेगा या कुछ और बेटर रहेगा ये? सिंहासन के लिए सिंह आई होती है। ठीक है सर। तो उनका कार्य ही वो है, जैसे राजा है तो राजा का कार्य भी वो है, उसका सिंहासन ही होगा, बराबर, राजा तो उसी पर बैठेगा, तो वो उसके लिए शुभ है। अभी तो राजा आज के जमाने में तो सब आप अपने बिजनेस के ओनर हैं, तो
आप राजा ही हैं। लड़की और राजा की तो स्थिति एक ही रही नहीं सब अपने बिजनेस के लिए। हाँ, आप राजा ही हैं। आप सर मुझे पूछना था, अगर किसी को ऑफिस में या कोई किसी को अफसर मतलब उसको बनना है या बढ़ोतरी करनी है उसको अपने करियर में, तो उसको हम सजेशन दे सकते हैं क्या? हाँ, जरूर जरूर। ओके। जी नहीं सर, अमोल जी से एक चीज, अमोल जी ने जो पूछी उसकी में करेक्शन थोड़ा सा ये था कि किसी कोई जॉब कर रहा है किसी कंपनी में और उसे पद बढ़ाना है, अपना प्रमोशन कराना है, तो उसके लिए ये वर्किंग कर सकते हैं। जी, ठीक है। सफलता के लिए ही है ना, चाहे फिर प्रमोशन हो, इंक्रीजमेंट हो। आज 50,000 है, 60,000 हो गया, भले पद उन्नति न हुई हो, सैलरी में बढ़ोतरी हो, ठीक है, जी या सैलरी में, सब तरह से हमें फायदा होना चाहिए। सिर्फ पद उन्नति हो और सैलरी वही रहे तो कोई मतलब नहीं, जवाबदारी बढ़ जाएगी। सारा खेल तो पैसा का है ना। पद भी तो ठीक है, अपनी जगह पे ठीक है, तो सब होना चाहिए, तो सब मिलेगा इससे। पहले तो देखिए, जो ऋषि मुनि वगैरह सब खड़ाऊ पहनते थे ना, हम जो अब चप्पल पहनते थे, पहले वो खड़ाऊ पहनते थे लकड़ी की। जी जी उसका भी अपना एक मेजरमेंट होता था। हाँ, तो वो भी इस हिसाब से बनाते थे। जूता खड़ाऊ जो भी है वो सी आय से बनाते थे अथवा ध्वज आय से। तो पूरा पूरा वो है, शास्त्र है, हमें उतने लंबे में डीप में नहीं जाना। हाँ, हमें हमारा जितना वास्तु में जितना हमें अभी हम उपयोग कर सकते हैं वो हमें लेना है। तो ऐसा देखा है तो जो ब्राह्मण है उनके लिए ध्वज आय वो शुभ है। ध्वज आय वाला जो भवन बनाते हैं ब्राह्मण, उनके लिए ठीक है। और उसका जो मुख्य द्वार हो पश्चिम में होना चाहिए, ऐसे भी बताया गया है शास्त्रों में। किसका? ब्राह्मण का। ध्वज आय में घर मुख्य बनाए, द्वार से किस तरीके का होना चाहिए मुख्य द्वार? पश्चिम दिशा में उसका मुख होना चाहिए ब्राह्मणों का। अच्छा। ध्वज आय से ध्वज आय आनी चाहिए। क्षत्रियों के लिए सिंह आय। क्षत्रिय का काम क्या होता है? लड़ाई करना। फौज में, आज फौज आप ले लो, मिलिट्री में ले लीजिए, पुलिस में ले लीजिए, उस लोगों का यदि घर बनाना है ऐसे लोगों का, तो सिंह आय में आप बनाए। और उसका घर जो है, उसका जो दिशा है एंट्री मुख्य, वो उत्तर में होनी चाहिए, ऐसा शास्त्रोक्त माना गया है जनरली। फिर वैश्यों के लिए यानी व्यापारियों के लिए वृष आय श्रेष्ठ है। उसका घर का जो मुख है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। और इन जनरल सभी के लिए ध्वज आय श्रेष्ठ है, वो सभी बना सकते हैं। ये जनरल सिनारियो है। फिर उसमें भी आगे जाना है, फिर आपका चार्ट जो आपको बताएगा कि आपके लिए क्या शुभ क्या अशुभ है। और ये जनरल एक सिनारियो है। इस तरह से ब्राह्मण, तो ब्राह्मण में तो बहुत बड़ा समुदाय आ गया ना, तो उसका आप आय जो है ध्वज आय में बनाए वो ठीक है। उसका मुख पश्चिम में हो, जनरल है। फिर उसकी चार्ट में देखिए उसका पश्चिम दिशा उसको सूट कर रही है नहीं कर रही है, वो आप देख लीजिए, मगर जनरल पश्चिम में मुख होना चाहिए, ऐसा शास्त्रोक्त वर्णन है। जी। तो इस तरह से हम आयों का प्रयोग करेंगे। तो यदि ब्राह्मण का जो है ना, वो सिंह आय में नहीं बनाना चाहिए। जो ब्राह्मण है, पहले तो क्या है, जन्म से ब्राह्मण जो अपना काम करते थे, आज तो देखिए सब कोई ब्राह्मण हो गए हैं। जो ब्राह्मण है और कुछ काम कर रहे हैं। पर जब इसका जो निर्माण हुआ था, रचा गया था ये, तब ब्राह्मण जो होता था वो ब्राह्मण का ही काम किया करता था। तो उसे सिंह आय में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उग्र होता है ना सिंह आय वाला, उसे उसमें नहीं बनाना चाहिए, उसमें उग्रता रहती है। तो फिर उसको संतान की दिक्कतें आती है उस ब्राह्मण को। समझ रहे हैं आप? जी सर। अच्छा, कोई वैसे और वो ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, जैसे कि यही ज्योतिष वगैरह? नहीं, अभी तो ये सिनारियो है। देखिए, आज तो एक मारवाड़ी का बेटा भी ब्राह्मण हो गया है। हाँ, ब्राह्मण का काम करता है ना, ज्योतिष का काम है। तो पहले तो क्या जन्म से वो हुआ करता था,
उस समय में ब्राह्मण का जो काम होता था ब्राह्मण ही करते थे और कोई नहीं करता था। क्षत्रिय का काम था वो क्षत्रिय करते थे, वही मिले फौज में जाते थे या सुरक्षा इस तरह से। जो व्यापारी होते थे उसके बच्चे या उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो व्यापारी करती थी। तो आज ऐसा नहीं रहा है, उसके काम के हिसाब से आप उसको बना के दे सकते हैं। तो गज आय जो हो सभी प्रकार की संपत्ति को बढ़ाता है। देखिए गज आय जो आता है ना, गज आय जो आता है वो सभी प्रकार की संपत्ति बढ़ाता है। और ध्वज आय जो है वो सफलता दिलाता है। और बाकी जो है जो मैंने 2 4 जो 6 बताए वो शोक और दुख देते हैं। ये आय का इस तरह से वर्णन किया गया है। तो ये हमने आय के बारे में यहां जाना। मैं यहाँ सिर्फ हम एग्जांपल में 2 चार्ट यहाँ लेंगे राकेश जी, मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा, आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक लाइव चार्ट हमारे जो है जितेंद्र गोसाई जी हैं, आज शायद वो नहीं है, उनका ये मैप भेजा था उन्होंने। विजिबल है आपको? जी सर। जी सर। जी सर। हम अभी 2 ही चार्ट लेंगे क्लास में एग्जांपल के तौर पे। एक इनका लिया हुआ है, जितेंद्र गोसा जी का है। और ये देखिए इन्होंने वेब भेजा है, उन्होंने लिख के भेजा था कि इसकी जो लंबाई है 45 फुट है और चौड़ाई जो है वो 26 फुट है। बराबर है? ये दिख रहा है ना सबको? तो यानी लंबाई 45 और चौड़ाई 26 फुट। तो क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 1170। आप जरा करते आइए ना, 45 कर रहे हैं सर। इंटू 26। पंकज जी आप जरा करते आइए। हाँ इसका 1170 हो गया सर। 1170 हुआ, बराबर है? देखिए जी सर, सही है सर। हाँ देख लिया, जरा कहीं भूल है तो बता दिया। तो आय का सूत्र हमारा क्या है? क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 8, बराबर है? ये जी आय सर। का सूत्र है हमारा। तो अभी आय का सूत्र को हम इस भवन में लगाएंगे इसमें। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया? 1170 मल्टीप्लाई 9 इंटू 9। तो 10,530 बराबर है? 10,530 आया ना? जी। जी सर। अभी हम उसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो आप उस तरह से डिवाइड करें। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ जरा। 1316। ये देखिए इस तरह से हमें करना है। देखिए 10,530 बराबर है डिवाइडेड बाय 8। तो 8 ये देखिए यहाँ से हमें लेना है 10 है, 2 फिगर लेंगे 10, 8 बन जाए 8, यानी 10 में से 8 गया तो 2, ये 5 नीचे आया 25, तो 8 24 हो गया। उसमें से 1 माइनस 25 है और 24 है तो 1 बचेगा शेष। तो ऊपर से हमने 3 नीचे लिए, 13 हो गए। तो 8 बन जा 8, तो 8 आया। तो 13 में से 8 माइनस किया तो 5 बचा ना। ऊपर से हमने 0 नीचे लिया, 50 हो गया। तो 8 6 जा 48, तो शेष 2 बचा। बराबर हूँ मैं? बराबर हूँ? जी सर। ये जो है ना ये हो गई उसकी आय। तो ये कौन सी आय हो गई राकेश जी? 2 नंबर की आय या नहीं? सर इसमें क्वेश्चन था सर, इसमें क्वेश्चन था सर। एक मिनट धूम आय हो गई सर, धूम। हाँ तो यह मैंने लिखा, देखिए ये दिख रहा है आपको? जी सर। ये 2 आया और धूम्र की आय है, बराबर? तो हमने इस तरह से आय निकाली। हाँ जी, अब क्या प्रश्न था पंकज जी? सर कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा की पूरा क्लियर हो गया, जैसे हमने डिवाइड किया हाँ जी, तो बिल्कुल 0 हो गया, तो उसमें क्या लेंगे हम? आते हैं आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा क्लास खत्म होते होते। हाँ हाँ, ये आय 2 आ गई धूम्र प्रकार की राकेश जी। जी सर। अभी ऋण निकाले। ऋण का सूत्र क्या है? क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 8, ये सूत्र है ऋण का। तो क्षेत्रफल कितना है? 1170 मल्टीप्लाई 3 करें आप, थोड़ा 3 3510। सही है सर, सही है सर। बराबर है जी जी? जी ठीक है सर। हाँ तो 3510 3510 डिवाइडेड बाय 8 करें, जो हमने अभी किया उस तरह से करें आप जरा। कितना आता है देखिए? 438 कितना आता है देखिए, ऋण कितना आया?
बस एक हाँ। अपने अपने तरीके से राकेश जी, अपना जो देसी तरीका है ना जी सर। वो करें, कंप्यूटर से ना करें, कैलकुलेटर से 35, ना करें तो वो पॉइंट वाला झंझट आ जाएगा फिर। 8 चौक 32, अब बचा 3, 8 तेज 8, 8 तेज 24, 7, 21 में से क्या आ गया? 7 और 8 में 8 चौक 32, 32 आया ना? 8 64। हाँ सर, 6 सर 6 बचे आएगा, सर 6 लास्ट में। बराबर है। तो ऋण कितना आया? 6। 6 तो यहाँ मोटा मोटा पहला हिसाब क्या आया? आय 2 है, हाँ 2 नंबर क्या है, यानी पहले तो विषम सम है, सॉरी सम। जी। तो फॉर्मूला पहले तो बात ये हो गई कि ये मकान इनको कष्टदायक हो गया, पहली बात यहीं पर जी सर। इन्होंने ये मकान बनाया, इसमें इनको कष्ट आ रही है, जी। तकलीफें हैं। अभी वो हाजिर नहीं है, अभी हम्म। वो एक निकाल दे। सिर्फ इतने से भी आप बना सकते हो कि आपको घर में दिक्कतें आएगी, आपको इस घर में सुख शांति नहीं मिलेगी। फिर आगे अब देखिए, सुख शांति अशांति बहुत चीजों की हो सकती है, बीमारी से भी हो सकती है, रिलेशन से भी हो सकती है, पैसों से भी हो सकती है, बच्चों से भी हो सकती है, रिश्तेदारों से भी हो सकती है, बहुत तरह की अशांतियां हो सकती है। कौन सी है वो ये आय बताएगी, बराबर है। अब भी हम देखते हैं ऋण को, तो ऋण कितना है? 6। आय कितनी है? 2। तो यहाँ इनकी आय से कई गुना ज्यादा इनका खर्चा है। तो ये मकान इनके लिए अशुभ है, पहली बात। इसमें ये कितने भी वास्तु के उपाय कर लें जितेंद्र जी, उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, जब तक कि ये इसमें थोड़ा चेंजेस न करें। यदि फ्लैट है तो वो पॉसिबल नहीं है, ज्यादा यहाँ पे कोई स्कोप नहीं रहता है, तो घर बेच के दूसरी जगह पे जाने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं रहता है। यदि आय लंबाई चौड़ाई में फर्क नहीं आता कर सकते हैं तो इसकी और कोई रेमेडी नहीं होती है, ना कोई पट्टी लगती है, ना कोई बल्ब लगता है। यहाँ एकमात्र उपाय इसका यही है, दूसरे घर में चले जाएं, उसका आय ऋण सब देखें, उसके बाद में दूसरे घर में जाएंगे। यह घर उनको दिक्कत दे रहा है। वास्तु को आप छोड़ दीजिए एक बाजू, अभी वास्तु को बहुत दूर की बात है, वास्तु में जाते आते तो आप बूढ़े हो जाओगे साहब, उससे पहले सबको निपटाना है। ये यही यही बात खत्म हो गई। आय 2 आ गया, धूम्र, बात खत्म है। ये घर इसको तकलीफ दे रही है, चाहे वास्तु को जो भी उपाय आप कर लो यहाँ, कि कितने भी स्कैनर घुमा दो अंदर, सोना चांदी हीरा मोती डाल दो अंदर आप, और ऋण ऊपर से 6 है तो खर्चा बहुत रहेगा। इनकम आएगी आएगी आएगी, उससे ज्यादा मुंह फाड़ के खड़ा है खर्चा सामने। अभी वो आज तो है नहीं साहब हम जितेंद्र जी, नहीं तो हम उनसे बात करते हैं। लेकिन इसमें जो है मतलब ये टोटल प्लॉट एरिया है सर, कंस्ट्रक्ट एरिया कम है। नहीं आप टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया दीजिए ना, यहाँ कितना है? सर कंस्ट्रक्ट एरिया कम है सर। वो दिक्कत यहाँ आती है आपको, है ना, जो जितना कंस्ट्रक्शन एरिया है ना उतना दीजिए, तो कितना सर होगा? सर अब जैसे कि फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है मेरा, मैं कुछ क्वेश्चन है इसमें। अब फर्स्ट फ्लोर बना हुआ, फर्स्ट फ्लोर में जो टेरेस एरिया है उसमें जो कंस्ट्रक्शन एरिया वो माना जाएगा या टोटल एरिया माना जाएगा? आपका जो ग्राउंड एरिया जो है ना, ग्राउंड पे जी जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है प्लॉट के अंदर, जी। तो कंस्ट्रक्शन वाला हमें एरिया लेना है। कंस्ट्रक्शन वाला एरिया चाहिए था। हाँ, ये 32/22 आपका प्लॉट हो गया। सर सर एक सेकंड में बताता हूँ सर, एक सेकंड में बताता हूँ। अब बताइए, तो यही यही कैलकुलेशन हो जाएगा, यही समझ में आ जाएगा। ये इनका प्लॉट का है। इनका जो मैप इन्होंने दिया है वो पूरा
ग्राउंड फ्लोर का है, मगर वो पूरा प्लॉट का दिया हुआ है। आपका तो पहले आपको मिल गया है ना राकेश जी? कुछ मिला? लंबाई चौड़ाई कितनी है आपकी? ग्राउंड फ्लोर पे आपने कितना कंस्ट्रक्शन किया हुआ है वो काउंट होगा। लेकिन सर जो बाकी एरिया यूज हो रहा है लगातार इनका, तो वो नहीं आएगा यूज सर? ओपन है ना वो तो, जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उतना एरिया ही हम लेंगे आय और ऋण में। नहीं, ओपन एरिया में फुलवाड़ी रखी हुई है, वॉशिंग मशीन रखी हुई है, तमाम सामान रखा हुआ है, इस्तेमाल होता है हर समय। वो तो बाहर कंस्ट्रक्शन एरिया है, ओपन में है, बाहर फुलवाड़ी वगैरह है, वो नहीं काउंट करेंगे, वो तो ओपन प्लॉट में आ गया ना, फुल वगैरह बाहर झाड़ वगैरह लगे होंगे। सर 622 फुट एरिया हुआ सर। नहीं, लंबाई चौड़ाई कितनी है आपकी? सर वो है 4x20.5 जो ओपन एरिया है, जो मेरा प्रोजेक्शन बना हुआ है, निकला हुआ ना छज्जा जैसे बोलते हैं, वो निकला हुआ है, उसके बाद का एरिया है। जैसे एरिया में लेंटर नहीं है, ओपन टू स्काई है। हाँ तो लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई? सर वो है 20.5x4। 20.5 बाई 4 फुट इंटू 4, 82 फुट हो रही है सर। नहीं, ये नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, आपका जो कंस्ट्रक्शन एरिया नीचे का कितना है? सर मैं वही तो कह रहा हूँ सर, कंस्ट्रक्शन एरिया जो 704 तो मेरा प्लॉट एरिया है इसमें से 122 फुट घटा दो सर। सर। उसमें से 82 फुट घटाना है सर, 82 फुट घटाना है सर उसमें से। हाँ तो मुझे आप लंबाई चौड़ाई का ये बता दीजिए, क्षेत्रफल कितना है आपका? सर क्षेत्रफल बता रहा हूँ सर, 622 फुट। 622 ना? जी सर, टोटल क्षेत्रफल एरिया 622। हाँ 622। अभी आप उसका ये निकालिए, मल्टीप्लाई आपको अभी करना है 9 ना उसमें, जी मल्टीप्लाई 9 कीजिए, कितना आया 622 में, ये बता ये दिया। आया 5,598 तो 5598। 5598 अभी उसको 8 से डिवाइडेड करें आप हमारे तरीके से। डिवाइडेड 8, तो ये सब 699 बार तो वो कट गया। 8 48 8 हासिल 7 और 8 72 7 और 8 72, तो सर 6 बचा है सर। रिमाइंडर कितना है? 6 6 बराबर है। पंकज जी जी। देख लीजिए आप, इसका रिमाइंडर आया 6। मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ से, अभी आपकी लंबाई चौड़ाई फिर आप मुझे अलग से लिख के भेज देना निकाल के पूरा। हाँ अभी मैं यहाँ आय 6 लिख रहा हूँ, अभी ऋण का निकालिए फिर। 622 इंटू 3, 622 इंटू इंटू 3, 3, ये हुआ सब 1866। और 1866 में 8 का भाग दे दिया। जी। 8 दूनी 16 बचे 26, 8 तिहाई 24 बचे 2, 8 तिहाई 24। पंकज जी आप भी चेक करें एक बार। इसमें से बचा 2। ऋण कितना आया? 2 जी बराबर है, चेक किया आपने पंकज जी? 2। लेकिन सब आय इनकी सम वाली है सब। वही आ रहे हैं उसको ही, ये बराबर है आय 6 और ऋण 2। जी सर, जी सर बराबर है, आय 6 ऋण 2 बराबर है। अभी आय 6, यहाँ 6 नंबर की आय कौन सी है राकेश जी? 6 नंबर की सब गधा वाली, गधा खर है ना? हाँ वो खराब गई कभी सम है ना? हाँ सर, सम है सर, सम है। तो इन्हें घर में
अच्छी इनकम होते हुए भी, मान लो इनकी इनकम अच्छी भी है, फिर भी कष्टदायक ये घर उनके लिए रहेगा। तो अभी Okay. आप खुद बताइए कि इस घर का जो पोजीशन है, आप कितने समय से इस घर में हैं? सर इस घर में हमें हो गए करीब 28 साल। 28 साल हो गए ना। जी। तो इस घर का सिनारियो क्या है? भले इस आपकी घर- इनकम आपको आती रहेगी कहीं से भी, किसी भी तरह से, जी मगर ये घर में आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। नहीं मिलती है सर, बिल्कुल परेशान बेचैन से रहते हैं सर। बराबर है, जी सर। क्योंकि विषम आय है। जी तो सर। यहाँ सुख शांति आपको नहीं मिलेगी। पैसा आएगा ना, वो दिखेगा नहीं आपको, भले आ रहा है पैसा, जी आपकी आय शायद अच्छी भी हो सकती है, जी मगर जो सुख शांति आपको मिलनी चाहिए इस घर में रहने के बाद, वो आपको नहीं मिलेगी कभी भी। जी सर, नहीं मिल रही। मन बेचैन रहना, रिलेशन खराब होना, या इस तरह से इस घर में चलता रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अभी आप ये माने, ये मकान आपने बनवाया, बराबर है, इस पर वास्तु के हिसाब से आपने बनवाया, और आपने ठीक है। भी वास्तु के कोर्स भी किए हैं ना, मैंने जाना है। आप जी सर। जी सर, महावास्तु का बेसिक कोर्स किया हुआ है। आपने महावास्तु का बेसिक कोर्स किया हुआ है, सर स्कैनर भी है। स्कैनर भी किया है, ठीक है, और कुछ? नहीं सर, बस। हाँ, इतना किया है आपने, और ये सब आपने आपके घर में तो अप्लाई किया ही होगा। जी सर। आपने स्कैनर भी दौड़ाए होंगे चारों ओर, जी सर। जी सर। और जो आपने जहां से जो भी सीखा है वो भी इसमें आपने सब जगह लगा लिया, बल्ब लगा लिए, पट्टी लगा ली, सब कुछ कर लिया। जी सर। कितने साल हुए ये सब किए हैं उसको आपको? सर 3 साल करीब हो गए, मतलब ये लॉकडाउन से पहले तो मैंने महावास्तु का कोर्स किया था। जी। जी। तो उसके बाद में आपने उसको यहाँ एप्लीकेशन किया जो आपने सीखा उसमें, जी बराबर? सर। जी सर। अकॉर्डिंग टू वास्तु आपने उसको बनाया, जो सीखा वो हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आपको उसमें कोई फर्क दिखा? सर मुझे सारे कोर्स मैंने कर, मतलब जितनी कोर्सेज हो सकती थी सब कर ली, रिजल्ट कुछ 0 आया है सर। अभी आप एक बात ध्यान से समझिए, मैं किसी का विरोध या मुझे किसी का अपोज नहीं है, मैं यहाँ ना मेरी पर्सनल किसी के साथ कुछ अनबन है या कोई मनमुटाव है। जो सत्य है, मेरी 22 साल की जो प्रैक्टिस है वो मैं आपको निचोड़ दे रहा हूँ। जी सर। आप चाहे कितने भी स्कैनर, कितने भी अच्छे अच्छे स्कैनर, मार्केट में बहुत अच्छे स्कैनर वाले भी आजकल आ गए हैं, कितने भी अच्छे स्कैनर इसको आप लगा दें घर में, जी। ठीक है, कितने भी वास्तु को उपाय यहाँ कर ले, हीरे मोती जवाहरात गाड़ दें यहाँ पे, जी। चाहे आप किसी भी तरह से कर ले, यहाँ ये घर आपको सुख शांति देने वाला नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें। इसका एक ही उपाय है, आय ऋण को आप चेंज कर लें, यदि हो सकता है ग्राउंड फ्लोर पे आप रहते हैं, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन आगे पीछे करके, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, कौन सी आय शुभ है, कौन सी अशुभ है। और आय से ऋण, आपकी ऋण ठीक है, कम है, और आय ज्यादा है, मगर वो आय को आप चेंज कर लीजिए, विषम में लेके आइए। अभी 6 है तो या 5 में लेके आइए या 7 में लेके आइए, थोड़ा उसको आप बढ़ा दीजिए या थोड़ा कम कर दीजिए, उस तरह से आपको। सर 6 में ही है सर, आय 6 में ही है सर। हाँ, तो उसको आप 5 में लेके आइए या 7 में में। लेके जाइए, 7 में लेके जाइए, विषम में लेके जाइए। अभी सम सर में है। सर एक क्वेश्चन है इसमें, बीच में मिडिल में बोल रहा हूँ मैं, कि क्या मतलब किसी वायर वगैरह के थ्रू इस एरिया को बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं नहीं, किसी वायर से या किसी कट से न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। ये आपके मन को बनाने की बात है, ये कि आपने वहां कट कर दिया, पट्टी लगा दी तो वो नहीं, मैं मतलब वायर से बढ़ाने का मतलब ये है कि लेंटर एरिया में कोई हाँ, हम जैसे ऊपर कोई ग्रिल या एंगल्स लगा लें, वहां एक वायर कर दें, ऐसा कर सकते हैं? आप कवर कर सकते हैं उसको ऊपर से थोड़ा, शीट से कवर कर सकते हैं? हाँ, शीट से, किसी भी शीट से आप कर सकते हैं। अरे फाइबर शीट से? कपड़े से भी आप कर सकते हो, कपड़े से भी कर सकते हैं। फाइबर की शीट से भी आप कर सकते हो। उसको आप ग्रिल लगा के थोड़ा सा कवर कर लीजिए, जितना आपको चाहिए फुट के हिसाब से। आपकी मेजरमेंट वो लाइए आप, ताकि आपकी जो आय है ना वो विषम में आ जाए, सम में ना आए। सम में आय रहेगी तो वो सर राकेश सर हाथ खड़ा करने हुए हैं। हाँ राकेश जी, अच्छा, इनका नक्शा सर जरा खोल दे सर, इनका मैप खोल दीजिए। इनका मैप खोलूं? एक मिनट। जी सर। एक्चुअली इनका मैप खोलने की वजह ये है कि इनमें थोड़ा करेक्शन है। आप मुझे दूसरा भेज दीजिएगा, थोड़ा करेक्शन जी सर, करके। मैं खाली मैप में सजेशन देना चाहूंगा सर। हाँ जी, बताइए। ये जो
जहाँ इनका ये बोरिंग हो रहा है, ये वाले एरिया को, ये जो इनका जो वेंटिलेटर है, इनका आपके ड्राइंग रूम का जो वो है जंगला, जी वहां सर। से इसको ऊपर से पाट दें, थोड़ा सा हिस्सा इसके संग अटैच कर लें कैलकुलेशन के अनुसार, हाँ हो तो सकता है ये ना। उस तरीके से इनका हाँ जी, कन्वर्ट हो सकता है। हाँ जी हो सकता है ना, किसी भी तरह से कोई भी साइड में आप उसको थोड़ा बड़ा लीजिए, तो कम करने का कोई चांस नहीं है, आप तोड़ नहीं सकते हो। जी थोड़ा जी सा वो हिसाब से आप थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए, बड़ा लीजिए, ताकि आपकी आय जो है वो हिसाब से विषम में आ जाए। ठीक है सर। फिर आपको जितने भी आपने आपके घर के अंदर जो भी वास्तु वगैरह जो भी किए, सब पहले आप सब निकाल दीजिए। सिर्फ आप उसको विषम आय में लेके आइए और फिर उस घर का रिजल्ट देखिए क्या आता है। मतलब ठीक है सर। उतना वर्क करना है, यही वास्तु का सिद्धांत है। वास्तु करना तो बहुत दूर की बात है साहब, करना ही नहीं पड़ता मोस्टली। तो आप घर बनाने के समय में ये सब देख लिया ना, तो जरूरत नहीं रहती सर। अभी आपने कई हजारों रुपए खर्च करके वो सीखा, जो भी सीखा आपने, आपने जी सर। यूटिलाइज भी किया है, आपने उसका उपयोग किया यहाँ पे। अच्छा सर, एक चीज और भी थी। मैं वास्तु अब मैंने किया है, मैंने मेरे घर में ही मेरे को सूट नहीं करता है, बाकी मैंने जिस किया है उसको रिजल्ट मिल जाता है। हाँ देखिए, वो एक अलग बात है, वहाँ क्यों मिला, कैसे मिला, वो तो उसका चार्ट वगैरह देखने से हो सकता है उसके आय ऋण या इस तरह से जो भी है वो सही हो। वो आपने निकाला नहीं निकाला मुझे नहीं मालूम। नहीं सर, ये तो नहीं निकाला था, ये तो आपसे फर्स्ट टाइम सीख रहा हूँ सर। हाँ, तो ये शुरुआत ही यहीं से होती है वास्तु की। आप पहले ड्राइंग बनाओगे ना, घर बनाओगे तो, या नहीं तो आप नया फ्लैट लोगे रेडीमेड, जी। तो उसका मेजरमेंट देखिए, पहले आपके क्लाइंट को दिखाइए भाई आपका ये मेजरमेंट है, ये हिसाब से आपको लेना चाहिए। अभी आपको समझ में आ गया कि ऋण ले आय कितनी होनी चाहिए, ऋण कैसी होनी चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए, तो आप आपके क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं वहां। जी। तो ये हो गया आय और ऋण का, हमने यहाँ देखा है। तो हमें शुरुआत यहीं से करनी है पहले वास्तु की, उसके बाद फिर आता है ड्राइंग बना, ये सब आगे, कि हमें वास्तु में किस तरह से आगे बढ़ना है। तो आज के लिए आय ऋण हमने ये देखा। तो इस तरह से आपके पास जो भी चार्ट आता है, जो भी नक्शा आता है, आपके पास जो भी क्लाइंट आते हैं, तो शुरुआत आप यहाँ से करें। पहले पहले प्लॉट की देखें आप, आय और ऋण, फिर अपने जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, घर है, मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, उसका आप देखें। वास्तु के लिए फिर बाद में अंदर जाइए, इतना आप पहले निकालिए आय ऋण जो भी है वो, उससे आपको पता चल जाएगा। फिर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है, वहीं से आप बता सकते हैं घर पे बैठे बैठे। भाई आपको कुछ करने की नहीं, पहले आप घर बदल दीजिए, नहीं हो सकता है तो, हो सकता है तो आप उसको बता दीजिए, यहाँ लंबा ये बड़ा ये या कम कीजिए, जिस तरह से जैसी सिचुएशन है वहाँ। सर एक क्वेश्चन और एक और था कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्शन को सड़क पर बाहर निकाल देते हैं अपने मकान के अलावा, तो उसको भी कंस्ट्रक्शन एरिया में मानेंगे, क्योंकि प्लॉट तो अपना एरिया है नहीं है। देखिए, चाहे अवैध तरीके से कब्जा किया हो या अवैध तरीके से, वो यदि वो यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एरिया करके यूज कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट उसको मिलेगा। चाहे उसने थोड़ा बाहर निकाल लिया, रोड पे आ गए, पार्किंग लगा दी, जो भी है, यदि वो यूज कर रहे हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, उसके जुड़ा हुआ है, तो वो उसका इफेक्ट गिना जाएगा, या उसको हम आय में इसमें गुनेंगे, लेंथ और विड्थ जो भी उसकी आती है उसमें हम उसका मेजरमेंट करेंगे। क्लियर? क्लियर है, क्लियर। तो यहां से आपको शुरुआत करनी है वास्तु की। ठीक है। तो और कोई प्रश्न? राकेश जी, अमोल जी, मंगेश जी? तो फिर आज का सेशन हम यहीं समाप्त करें। यस सर। आशा करता हूं आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिला होगा इसमें। जी सर। तो 2 मिनट प्रार्थना करें, जी। फिर जुदा होते हैं, फिर मिलने के लिए एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे हम शनिवार रात को 9 बजे। तो हमारे सभी गुरुजनों को हम धन्यवाद देते हैं, कुलदेवी या कुल देवता जो भी हैं आपके, उन्हें आप धन्यवाद दें।